तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है जल शक्ति डिपार्टमेंट का, उसकी डेट आ चुकी है। और अब आपको जो प्रिपरेशंस करनी है वो करनी है सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव प्रिपरेशंस आपको करनी होगी जल शक्ति डिपार्टमेंट। इसमें जो आपकी अप्रोच रहेगी वो सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रहेगी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या रहेगा, आपको लिखना आना चाहिए। लिखने के ही नंबर मिलेंगे, अगर आप लिख कर नहीं आते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसके लिखने की अप्रोच आपको करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज है, नो डाउट, बट आपको लिखना नहीं आ रहा है, आप सफिशिएंट उसका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है फिर वहां पे वो प्रिपरेशन को किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप लिखना नहीं सीखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, क्या लिखना है, अप्रोप्रिएट चीज लिखनी है। और आप जो टाइम मिलेगा आपको वो बहुत कम मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। तो आई थिंक 24 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने होंगे। और जो टाइम अलॉटेड है वो आई थिंक 180 मिनट्स के आसपास रहेगा, 3 आवर्स का टाइम अलॉटेड है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स की हम बात लेके चलते हैं, 8 मिनट्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है उसके लिए आपको 8 मिनट के अप्रोक्सीमेटली टाइम दिया गया है। उसमें आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है। अब पूरा क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो कैन बी 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या 20 मार्क्स, वो कैसे भी हो सकता है। तो लिखना कैसे है, किस तरीके से अपने को लिखना है। तो दो पोर्शन रहते हैं इसके अंदर, एक पोर्शन आपका रहेगा थ्योरेटिकल, एक पोर्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा न्यूमेरिकल। तो ऑल्दो कैलकुलेटर के बारे में ऐसा अभी कोई पता नहीं है कि कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं होगा। एक टाइम के लिए मान के चलते हैं कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे वो उसी तरीके की या उसी डाटा को उस तरीके से बनाया जाएगा कि आप बिना कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सको। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी भी रहती है कि अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इट मीन्स क्वेश्चन जो आएंगे मोस्टली थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी निकल कर आती है कि न्यूमेरिकल तो ज्यादा नहीं पूछेगा, फिर अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो आपसे ज्यादा पूछेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको किस तरीके से लिखना है। न्यूमेरिकल में तो क्या ही रहता है, सिंपल ही रहता है। न्यूमेरिकल में तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो भी, ऑल्दो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल को भी, कि न्यूमेरिकल जो आएंगे तो उसको किस तरीके से अप्रोच लेके चलनी है। तो दोनों अप्रोच हमें पता नहीं चाहिए। तो लेकिन थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल की अप्रोच आपकी वही रहेगी जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन में की होगी। एक तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आगे की अप्रोच लेके चलेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे। कहने का मतलब है न्यूमेरिकल की जो अप्रोच है वो आपकी स्टार्टिंग से सही है। न्यूमेरिकल की अप्रोच में आपको कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जो आती है, मेन इश्यू जो आते हैं वो आते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच में, कि थ्योरेटिकल अप्रोच में कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और थ्योरेटिकल जो अप्रोच रहेगी, जितना भी टाइम आपके पास है पूरे टाइम को यूटिलाइज करो और लिखना शुरू करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी जो लिखने की स्किल्स होंगी वो डेवलप होंगी, लिखने की आदत बनेगी। और जब तक आपकी लिखने की आदत नहीं होगी, चाहे आपको कितना भी आता हो, फिर आप एग्जाम में जब बैठोगे, एग्जाम देने जाओगे, उस टाइम पे फिर आपको दिक्कत फेस होगी। इसलिए वो आदत अभी से बनाना शुरू कर दो, लिखने की आदत बनाओ। तो ये चीज अपने माइंड में हमेशा याद रखना है कि अब एग्जाम डेट आ चुकी है और अब मुझे आराम से तो नहीं बैठना है। आराम से नहीं बैठना है, चाहे जैसा भी टाइम मिले मेरे को। बस मेरे हाथ में नोट्स होंगे, नोट्स में नोटबुक होगी और उसमें पेन चलता रहना चाहिए। पेन उस पर चलता रहेगा, पेन चलता रहेगा। एक क्वेश्चन सोल्व किया आपने, फिर दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन तीसरा सोल्व किया, चौथा क्वेश्चन, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखते जाओ बस। रुकना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रुकना नहीं है, आपको लिखने की प्रैक्टिस बनाते रहे चलते, लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ज्यादा। अब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो जैसे जैसे लिखोगे तो माइंड में चीजें रिवाइज होती रहेंगी, माइंड में चीजें आपकी रिकॉल होती रहेंगी, सारी सारी चीजें। मैं आपको एक सब्जेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता देता हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हर एक जैसे क्वेश्चन बैंक है जो हमने तैयार किए हैं वो हर एक सब्जेक्ट के किए हैं। आज मैं आपको सब जो क्वेश्चन बैंक है वो एनवायरमेंट का दिखा देता हूँ। एनवायरमेंट के क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, इसमें भी मैं थोड़े से और ऐड अगर करवाने होंगे तो मैं ऐड भी करवा दूंगा। इसमें सारे रहेंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी है, इसमें थ्योरेटिकल भी है। तो ऐसा ये सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रिपेयर मैं कर चुका हूँ। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और जो आपके थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी, दोनों ही क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा इसमें से लिखने किस तरीके से आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ कि थ्योरेटिकल आपको क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको कैसे अप्रोच लगानी है, आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करके देना है, मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। वैसे जो सर गुरेंद्र सर हैं वो एक वीडियो भी बनाएंगे, तो उसमें भी आपको वीडियो से भी चीजें पता लग जाएंगी।
जो ये क्वेश्चन बैंक आपके पैनल पे अपलोड होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन बैंक है, जो भी क्वेश्चन बैंक होंगे वो अपलोड होंगे तुम्हारे पैनल के ऊपर। उस पैनल के ऊपर क्वेश्चन बैंक के साथ साथ रिस्पेक्टिव मेंटर भी उसमें नाम आपको पता लग जाएगा ग्रुप के अंदर। जैसे मेरा जो डोमेन है वो एनवायरमेंट का रहेगा, हाइड्रोलॉजी का रहेगा, सर्वे का रहेगा। मेरा जो डोमेन है वो ये तीन है, अभी मैंने तीन डोमेन की अभी मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, राइट। एनवायरमेंट, हाइड्रो और सर्वे, ये मेरे तीन डोमेन है, और स्ट्रक्चर भी इसके अंदर है। इसके अंदर स्ट्रक्चर भी है, तो आप स्ट्रक्चर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर में एक डोमेन रहेगा। तो ये चार डोमेन है, ये मेरे हैं। जो चार डोमेन है ये मेरे हैं, राइट। अब अगर मान लो मैं आपको इसके भी क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, इसके भी, सर्वे के भी और स्ट्रक्चर के, सबके क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। अगर हम देखें थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल किस में ज्यादा आएगी? एनवायरमेंट के अंदर थ्योरी है, एनवायरमेंट के अंदर थ्योरी है। हाइड्रो के अंदर थ्योरी हम बोल सकते हैं ज्यादा नहीं होती, इसमें ज्यादा थ्योरी है, इसमें कम थ्योरी है। सर्वे के अंदर थ्योरी ज्यादा नहीं है, सर्वे के अंदर ज्यादा थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर भी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, कैसे, क्वेश्चन का मतलब न्यूमेरिकल इसमें रहेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वे से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रक्चर से, तो वो न्यूमेरिकल ही पूछेगा आपसे। वो थ्योरेटिकल तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बैंक में थ्योरेटिकल भी मिल जाएंगे। अप्रोच क्या रहेगी? आपने जैसे एनवायरमेंट का क्वेश्चन बैंक उठाया, आपने एनवायरमेंट का क्वेश्चन बैंक उठाया, उसमें आपको क्वेश्चन मिले, लेटेस्ट एज्यूम 60 to 70 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे क्वेश्चन, किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से सभी मेंटर्स ने क्वेश्चन 60 to 70 के आसपास ही बनाए होंगे, और ये भी सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। अब आपको 60 to 70 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब आपका काम क्या रहेगा? जो भी आपका गिवन टाइम है, उस टाइम में आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। उसमें से, क्योंकि न्यूमेरिकल भी थ्योरेटिकल दोनों, जो उसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसको आपको लिख लिख के देखना है। आप लिखोगे, क्वेश्चन को बनाओगे, उसके बाद आप मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे। आप क्या करोगे, जितने भी एनवायरमेंट के क्वेश्चन होंगे, मैंने अपने डोमेन बता दिया, एनवायरमेंट, हाइड्रो, सर्वे और स्ट्रक्चर। आप क्या करोगे, आप एक क्वेश्चन बैंक में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन को उठाओगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को उठाने के बाद आप खुद बनाओगे अपने हाथों से। आप अपने हाथों से क्वेश्चन लिखोगे, उन सारे क्वेश्चंस को आप मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे। जब आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप करोगे, मैं उन क्वेश्चन को देखूंगा, क्वेश्चन को देखूंगा, क्वेश्चन को गो थ्रू करूंगा। जो भी आपकी क्वेरी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी मेरे को लगेगा कि ये पॉइंट आपने गलत लिखा है, या आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, तो मैं फिर आप उस चीज को रिवर्ट दूंगा, आपको फीडबैक दूंगा उस क्वेश्चन के आंसर में, कि आपको इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी ज्यादा, इससे आपको पता भी लगेगा कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरीके को, इस गलती को ऐसे इस तरीके से इंप्रूव करना है। तो वो सारी चीजें आपकी डे बाय डे इंप्रूव होती रहेगी, प्रोवाइडेड कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो चीज इंप्रूवमेंट है वो भी नहीं निकल कर आएगी। तो इंप्रूवमेंट तो तभी निकल कर आती है जब आपको अपनी गलतियां पता लगती है। गलती नहीं पता लगेगी, आप अपने पास कर रहे हो, गलती कोई नहीं बता रहा आपको, तो आप इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे। इंप्रूव करने के लिए आपको गलतियां पता होनी चाहिए। तो गलतियां आप कैसे करोगे? आप क्वेश्चन लिखोगे, आप मेरे को सेंड करोगे क्वेश्चन, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, मैं चेक करूंगा। उसमें जो जो आपकी करेक्शंस होंगी मैं आपको बताता रहूंगा, आप टाइम के साथ उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आपकी इंप्रूवमेंट। और अगर आपने 30 दिन लगातार डेली ये काम कर लिया, 30 दिन के अंदर आपके पास जो जो आपका इम्प्रूवमेंट है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। और इसमें ये रहेगा राकेश, की जो एनवायरमेंट वगैरह सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे हाइड्रोलॉजी मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, सर्वे भी आपका हो गया आई थिंक। तो जो एनवायरनमेंट हो गया है, जो स्ट्रक्चर हो गया, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिली हुई है। सर से आपकी बात हो रही थी स्टार्टिंग में, तो इसमें आपको क्या मिली हुई है? रिकॉर्डिंग मिली हुई है। तो जो रिकॉर्डिंग आपको मिली हुई है, आप उसको देखो, उसको सुनो, रिकॉर्डिंग को। जो भी मेरे लेक्चर है वो मैंने ही रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो वो हरियाणा में जो मैंने लिया था उसी के लेक्चर्स हैं, वो पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच ही है। आप उसको अच्छे से पढ़ो। उसमें से अगर आपको कोई डाउट लगे, कोई टॉपिक लगे, ना समझ आए आपको, तो आप मेरे पास आओ, तो मैं आपको उसका आंसर दूँ। लेकिन पढ़ना आपको ही है। क्वेश्चन आपके पास है, आप चाहिए क्वेश्चन कर लो, साथ में जितने क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगा सकते हो। मान लो आपने, सर ये 60 70 क्वेश्चन सर मैंने 2 दिन में खत्म कर लिए, बहुत अच्छी बात है। सर बाकी बताओ, और क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन आप अपने आप देख लो, मुझसे डिस्कस करो, मैं आपको और भी क्वेश्चन दे दूंगा। क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप मुझसे क्वेश्चन लोगे, मैं क्वेश्चन और भी दे दूंगा। आपको कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन उठा लो, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, कहीं से भी आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चंस को उठाओ और क्वेश्चंस को बनाना शुरू करो। तो कहने का मतलब है लिखना शुरू करना आपको। और डेली आपको 3 या 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने का मतलब है डेली 3 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। एक दिन में एक सब्जेक्ट करोगे वो नहीं करना, आपको डेली 3 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस की लिखने की आदत बनानी है। क्योंकि डेली जब 3 4 सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस लिखने की आदत बनेगी, तो पैरेलल हमारा माइंड चलता रहेगा।
अभी 2-3 दिन आपने लगातार एनवायरमेंट पढ़ा तो माइंड में सिर्फ एनवायरमेंट ही चलता रहेगा, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एनवायरमेंट के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। इसलिए कोशिश यही करनी है कि आपको डेली 3 से 4 सब्जेक्ट्स डेली आपको पैरेलल लेके चलने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने एनवायरमेंट के लगा लिए, कुछ सर्वे के, कुछ सोइल के लगा लिए, कुछ स्ट्रॉम के लगा लिए, जो भी आप कर रहे हो तो उस तरीके से आपको लगा। और दूसरी सेकंड जो दूसरी बात रहेगी, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जैसा कि आप जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो रहनी चाहिए वो रहेगी भी आई थिंक, जो जो तुम्हारे वोटर वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके कोर्सपोंडिंग। जैसे आप एफएम की बात करो, आप इरिगेशन की बात करो, इरिगेशन की बात कर लो, या आप हाइड्रोलॉजी की बात करो, एनवायरमेंट की बात करो, तो मेरे हिसाब से तो जो मोस्टली वेटेज वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ये वाले रहेंगे। लेकिन अगर हम एफएम के भी क्वेश्चंस को देखें तो न्यूमेरिकल है, बिना कैलकुलेटर को सोल्व भी नहीं होंगे, तो थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है। तो अगर थ्योरी भी पूछी हुई है तो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स में आपका बीएमसी भी ऐड हो जाएगा, जो मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। राइट। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एफएम, इरिगेशन, हाइड्रो, एनवायरमेंट, बीएमसी, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्रायोरिटी भी इनके रखना है। 4-5 सब्जेक्ट डेली इनकी तो रिवीजन करनी करनी चाहिए। आप रिवीजन करते जाओ, आप 10 दिन रिवीजन करोगे, 11वें दिन आपको दूसरे सब्जेक्ट का नंबर आएगा, तो उसकी वेटेज तो इसका थोड़ा टाइम कम कर दो। आप पहले इसको 2 घंटे दे रहे हो, इसको 2 घंटे, इसको 2 घंटे, इसको 2 घंटे दे रहे हो, 8 घंटे हो गए। नेक्स्ट टाइम 10 दिन के बाद आप आधा आधा घंटा कम कर लो, फिर अगले 10 दिन के बाद और आधा आधा घंटा कम कर लो। इस तरीके से आपको अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखना कैसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अप्रोच कैसे रहेगी, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। जैसे ये मेरे एक पीडीएफ क्वेश्चन है मैंने बनाया हुआ हार्डनेस के ऊपर। तो अगर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आएगा मान लो, तो वो हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया। हार्डनेस क्या होती है पहले तो उसको ये बता दो। अभी क्वेश्चन ही आया, मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया, डिफाइन द टर्म हार्डनेस, टाइप्स, इम्पैक्ट ऑन दी वाटर। डिफाइन द टर्म हार्डनेस, हार्डनेस होती है, कितने टाइप की हार्डनेस होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हार्डनेस के ऊपर, और उसकी लिमिट क्या होगी पानी के अंदर। क्वालिटी ऑफ वाटर का टॉपिक है, ये चीजें पूछते हैं क्वालिटीज में, यही 4 चीजें पूछेगा कि जो आपका तो पैरामीटर है उसको डिफाइन कर दो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट पूछ लेता है, और उसकी लिमिट क्या रहेगी पानी में। ये 4 चीजें पूछी जाएंगी अगर कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट यहाँ से बनाते हैं तो। अब पहला मैंने जैसे हार्डनेस की बात करता हूँ, तो आपने पहले यहाँ पे डिफाइन करके दे दिया कि भाई हार्डनेस होता है क्या है। हार्डनेस होता है क्या है, यहाँ पे देखो मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, व्हाट इज द हार्डनेस, व्हाट डू मीन बाय हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीवैलेंट कैटायंस मेक्स द वाटर हार्ड। पानी में जो मल्टीवैलेंट कैटायंस है, उनकी जो मल्टीवैलेंट कैटायंस प्रेजेंस होते हैं पानी में, वो पानी को हार्ड बनाते हैं। पानी में मल्टीवैलेंट कैटायन की प्रेजेंस पानी को हार्ड बनाती है। साथ में क्या लिखा, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू डिस्ट्रॉय द सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सोप। ये पानी की वो एबिलिटी जो साबुन की सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दो, उसको भी हार्डनेस बोल देते हैं। साबुन की वो प्रॉपर्टी जो पानी की वो प्रॉपर्टी सॉरी पानी की वो प्रॉपर्टी जो साबुन की सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, इसको हम क्या बोल देते हैं, हार्डनेस बोल देते हैं। दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द हार्डनेस। इसको हम क्या बोल देते हैं, हार्डनेस बोल देते हैं। पानी की वो प्रॉपर्टी, सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी का मतलब झाग ना बनने देना। साबुन पानी के साथ रिएक्ट करके झाग बना ही नहीं रहा है, साबुन घिसते जाओ झाग बन ही नहीं रही है, मतलब पानी तुम्हारा हार्ड है, मतलब पानी तुम्हारा क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। तो पानी की वो प्रॉपर्टी जो साबुन की सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोल देते हैं। पानी में हार्डनेस किस वजह से आती है, मल्टीवैलेंट कैटायन की वजह से आती है। अगर हार्डनेस यूनिवैलेंट कैटायन की वजह से आती है उसको शूडो हार्डनेस बोलते हैं। शूडो का मतलब झूठा, कोई हार्डनेस नहीं होती है। तो अगर हार्डनेस हम बोलते हैं मोनोवैलेंट कैटायन या यूनिवैलेंट कैटायन की वजह से, उसको बोलते हैं शूडो हार्डनेस। मल्टीवैलेंट कैटायन का मतलब CATION, मल्टीवैलेंट कैटायन का मतलब एक्स की पावर वाई पॉजिटिव। अगर एक्स की पावर वाई पॉजिटिव है तो मतलब वाई की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, दैट वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 1। वाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे एग्जांपल कैल्शियम 2 पॉजिटिव मल्टीवैलेंट कैटायन है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मल्टीवैलेंट कैटायन है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ऐसा स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, स्ट्रोंटियम, मैंगनीज, ये सारे के सारे मल्टीवैलेंट कैटायन है। इन सब की वजह से पानी में क्या आती है, हार्डनेस आएगी। तो पानी में हार्डनेस किस वजह से आ रही है, मल्टीवैलेंट कैटायन के प्रेजेंट होने की वजह से। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मल्टीवैलेंट कैटायन होंगे उतनी ज्यादा पानी में हार्डनेस मिलेगी। जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन में मल्टीवैलेंट कैटायन होंगे उतनी कम पानी में हार्डनेस मिलेगी। तो पानी को हार्ड कौन बनाता है, मल्टीवैलेंट कैटायन बनाते हैं। मोनोवैलेंट कैटायन जैसे सोडियम पॉजिटिव, पानी में सोडियम पॉजिटिव प्रेजेंट है, ये यूनिवैलेंट कैटायन है, ये पानी को हार्ड नहीं बनाता। यानी साबुन यूनिवैलेंट कैटायन के साथ रिएक्ट करती है और झाग बना देती है।
साबुन मल्टीवेलेंट केटायन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती तो झाग नहीं बनता है। साबुन यूनिवेलेंट केटायन के साथ रिएक्ट करती है तो झाग बनता है, क्योंकि पानी सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं रहता है। अब पानी में बेसिकली जो ये केटाइंस है, ये मल्टीवेलेंट केटाइंस, इनकी वजह से हार्डनेस आती है। फिर ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लगा कि जो मेजर में केटाइंस प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बाकी सारे केटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा निकल कर आती है। यानी 99% जो कॉन्सेंट्रेशन हमें पानी में मिलती है वो इन केटाइंस की मिलती है एज कम्पेयर टू अदर केटाइंस। तो बाकी सारे केटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन पानी में ज्यादा मिलती है नेचुरली। अगर पानी में इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब मैं पानी की हार्डनेस निकालूंगा तो मैं पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा। क्यों? क्योंकि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन 99% होती है। अब अगर मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं अगर एल्यूमिनियम, आयरन, एस्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम, इनकी भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल दूं तो मुझे एब्सोल्यूट टर्म में हार्डनेस मिल जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें अगर मैं इनकी वजह से जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा जो कि 1% के आसपास निकल कर आएगी, तो अगर मैं इसमें ये वैल्यू ऐड भी कर देता हूँ तो मेरे आंसर को कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैं इन कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर ना भी करूं, एल्यूमिनियम को, आयरन को, स्ट्रोंटियम को, मैग्नीशियम को, तो मेरी कैलकुलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास आता है, न्यूमेरिकल में अगर आता है कि एल्यूमिनियम भी गिवन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो अगर हम इनकी कंसेंट्रेशन को कंसीडर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कैलकुलेशन पे। इसलिए डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पानी में क्या बोल देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से पानी में हार्डनेस आती है। डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकली पानी में हार्डनेस सारे कैटायंस की वजह से आती है। ये जो हार्डनेस होती है फर्दर दो टाइप की यहाँ पे क्लासिफाई होती है, तो मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में जैसे पहला कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस ऑल्सो टर्म्ड एज द टेम्परेरी हार्डनेस। क्या होता है, अभी जो मल्टीवेलेंट कैटायन होते हैं पानी के अंदर, ये मल्टीवेलेंट कैटायन कंबाइन हो जाते हैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ। जब मल्टीवेलेंट कैटायन कंबाइन हो जाते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, तो उस केस में जो हार्डनेस आती है पानी में उसको बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे एग्जाम्पल, मल्टीवेलेंट कैटायन मानो कैल्शियम है, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अटैच हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अटैच हो गया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कंपाउंड बन गया। तो ये जो कंपाउंड है इसकी वजह से पानी में हार्डनेस आई है, क्योंकि इसमें मल्टीवेलेंट कैटायन क्या है, कैल्शियम है, और ये किसके साथ अटैच हुआ है, बाइकार्बोनेट के साथ। इसीलिए जो हार्डनेस पानी में आएगी हम बोल देंगे कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाया, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अगेन, मैग्नीशियम मल्टीवेलेंट कैटायन है, किसके साथ अटैच हुआ, कार्बोनेट के साथ, तो हम क्या बोल देंगे, ये कार्बोनेट हार्डनेस है। तो जब भी कोई मल्टीवेलेंट कैटायन अटैच होता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, तो हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्बोनेट हार्डनेस को डिफाइन कर दिया। इसको टेम्परेरी हार्डनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्डनेस पानी में इजिली रिमूव की जा सकती है। सच टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी इजिली रिमूव फ्रॉम दी वाटर। आप सिंपल पानी को बॉइल कर दो, आप पानी को बॉइल करोगे तो ये जो कार्बोनेट हार्डनेस है इजिली रिमूव हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट रिमूव होती है। तो इसलिए इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। तो सिंस दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव इजिली बाय बॉइलिंग द वाटर और बाय एडिंग लाइम, hence termed as the temporary hardness, hence termed as the temporary hardness. Now after that, next point देखो, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नेक्स्ट क्या है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब ये क्या होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, द मल्टीवेलेंट के टाइम जब अटैच होते हैं क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के साथ, जब मल्टीवेलेंट के टाइम अटैच होते हैं क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के साथ, तब जो हार्डनेस पानी में आती है उसको क्या बोल देते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोल देते हैं। मल्टीवेलेंट कैटायन किसके साथ अटैच हुए, सिर्फ क्लोराइड के साथ या सल्फेट के साथ या नाइट्रेट के साथ। जैसे एग्जांपल मान लो कैल्शियम क्लोराइड है। अब कैल्शियम क्लोराइड ये कंपाउंड बना हुआ है, इस कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड में मल्टीवेलेंट कैटायन क्या है, कैल्शियम है, ये किसके साथ अटैच हो गया, क्लोराइड के साथ। तो जब मल्टीवेलेंट कैटायन अटैच हुआ है क्लोराइड के साथ, तो कौन सी हार्डनेस आई है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसको क्या बोल देंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मल्टीवेलेंट कैटायन क्या है, कैल्शियम है, किसके साथ अटैच हुआ, सल्फेट के साथ अटैच हुआ, तो पानी में कौन सी हार्डनेस आएगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो ये पानी में मल्टीवेलेंट कैटायन मैग्नीशियम है, नाइट्रेट के साथ अटैच हुआ, कौन सी हार्डनेस आएगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो जब मल्टीवेलेंट कैटायन पानी में क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट, सिर्फ ये तीन चीजें होती है, इसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो जो हार्डनेस आएगी उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब क्योंकि इस हार्डनेस को तुम इजिली रिमूव नहीं कर पाओगे, तुमने कार्बोनेट हार्डनेस को इजिली रिमूव कर दिया सिंपल बाय बॉइलिंग, बट इस हार्डनेस को इजिली रिमूव नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं।
क्योंकि इसको इजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, परमानेंट हार्डनेस बोल देते हैं। अब ये जो पानी में हार्डनेस होती है, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर होता है। पानी में हार्डनेस एक केमिकल क्वालिटी पैरामीटर है, मतलब ये पानी की फिजिकल क्वालिटी को कोई चेंज नहीं करता, ये पानी की केमिकल क्वालिटी में चेंज लेकर आता है। पानी की हार्डनेस ज्यादा है, एक दूसरे सैंपल पानी की हार्डनेस कम है, यानी दोनों की केमिकल क्वालिटी अलग अलग है, एक की हार्डनेस ज्यादा है, एक की हार्डनेस कम है। अब ये जो पानी में अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करोगे, तो हमें पानी में कैल्शियम कार्बोनेट अगर बन रहा है, अगर पानी में तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। अगर तुम्हें कोई कंपाउंड पानी में कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, अगर कैल्शियम अलग है कार्बोनेट अलग है, Ca2 पॉजिटिव कार्बोनेट 2 नेगेटिव, ये अलग अलग है, तो ये आयन फॉर्म के अंदर है। बट अगर ये दोनों आपस में कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट होता है, ये पानी में सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। तो ये वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल के अंदर तुम्हें क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेट मिलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये जो प्रेसिपिटेट तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट के मिल रहे हैं, ये जो प्रेसिपिटेट पानी में कैल्शियम कार्बोनेट के मिल रहे हैं, इन प्रेसिपिटेट की वजह से पानी में हार्डनेस नहीं आती है, इन प्रेसिपिटेट की वजह से पानी की केमिकल क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, इन प्रेसिपिटेट की वजह से पानी में हार्डनेस नहीं आती। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पानी में कोई भी हार्डनेस नहीं आती है। तो ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट देयर इज नो हार्डनेस फाउंड इन द water. So hardness is a chemical quality parameter, precipitate of calcium carbonate formed in the water, hence no hardness will be due to the calcium carbonate. इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पानी में कोई भी हार्डनेस नहीं आती है, राइट। फिर मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं आगे, एग्जांपल भी देख लो। जैसे एग्जांपल किस किस के लिखे हुए हैं यहाँ पे देखो, चेक करो। एग्जांपल कार्बोनेट हार्डनेस के भी है, एग्जांपल नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के भी है। कार्बोनेट हार्डनेस के एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कोई हार्डनेस नहीं आती है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये क्या रहेगी आपको, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस रहेगी। इसके सोर्स, ये जो पानी में हार्डनेस आती है, इसके सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो भी इसके अंदर सोर्स मिलेंगे वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कोई भी केमिकल क्वालिटी पैरामीटर होगा या कोई भी पैरामीटर होगा, सबके सोर्स फॉर्म ही है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो देखो यहाँ तक मैंने क्या क्या बताया आपको, यहाँ तक जो मैंने आपको चीज बताई है वो यही चीज बताई है कि भाई पहले हार्डनेस क्या होती है मैंने डिफाइन करके दे दिया यहाँ पे, आप लोग भी ऐसे डिफाइन करोगे। देखो कितना है, कुछ भी नहीं है, आप अगर लिखोगे अपनी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे, तो 3 या 4 या 5 मैक्सिमम लाइन बनेगी। ये तो टाइपिंग क्योंकि इसलिए थोड़ी ज्यादा लाइन्स लग रही है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बता दिया हार्डनेस क्या होती है, कितनी टाइप की हार्डनेस होती है, एक एक करके उनको डिफाइन कर दिया। भाई हार्डनेस एक ये होती है, एक ये हार्डनेस होती है, उनको डिफाइन कर दिया। फिर उसका इम्पैक्ट बता दो पानी पे, इस पैरामीटर का इम्पैक्ट क्या होगा। अगर पानी में हार्डनेस है तो सोप कंजप्शन बढ़ जाती है, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे, कंजप्शन ऑफ सोप विल, कंजप्शन ऑफ सोप विल इंक्रीज और लॉन्ड्री एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं इट लीड्स टू इंक्रस्टेशन इन पाइप्स, इसकी वजह से पाइप में क्या होता है, इंक्रस्टेशन आता है। इट लीड्स टू द इंक्रस्टेशन इन द पाइप्स, पाइप्स में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रस्टेशन। इंक्रस्टेशन का मतलब क्या होता है, ये जो पाइप्स हैं, पाइप्स में पानी फ्लो कर रहा है, और जब पाइप्स में पानी फ्लो कर रहा है, तो मैंने अभी बताया कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो ये पानी में अगर ये पाइप में डिपॉजिट हो जाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर ये पाइप्स में डिपॉजिट हो गए, तो पाइप की जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। पाइप पहले जितना पानी फ्लो करवा रही थी, अब उतना पानी फ्लो नहीं करवा पाएगी, तो पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर जाती है। तो डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड, इसको इंक्रस्टेशन बोलते हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर जाती है। पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। पानी में अगर हार्डनेस है तो ये बैड टेस्ट लेकर आता है, इट इम्पार्ट्स द बैड टेस्ट इन दी वाटर। तो ये हमने पॉइंट बता दिया, इट इम्पार्ट्स द बैड टेस्ट इन दी वाटर। पानी खाना भी अच्छा नहीं बनता है, फूड टेस्टलेस बनता है, बैड टेस्ट लेकर आता है। नेक्स्ट, अगर मैग्नीशियम सल्फेट 50 ppm से ज्यादा हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कौन सी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट 50 ppm से ज्यादा होता है, तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। लैक्सेटिव इफेक्ट इसकी वजह से आते हैं। इट लीड्स टू द कोरोजन इन द पाइप, इसकी वजह से पाइप्स में कोरोजन भी आता है। इट लीड्स टू द कोरोजन इन द पाइप्स, इसकी वजह से पाइप में कोरोजन भी देखने को मिलता है। तो ये हमने इसके इम्पैक्ट बताए हैं कि पाइप में पानी के अंदर अगर हार्डनेस है, हार्डनेस क्या होती है पहले वो डिफाइन कर दिया, कितनी टाइप की हार्डनेस है, कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट, उनको डिफाइन कर दिया। उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमने डिफाइन कर दिया कि पानी में अगर हार्डनेस है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं। फिर अब देखो यहाँ पे कोरोजन, अगर आप बताना चाहो कोरोजन, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया,
तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ये बस मैंने समझाने के लिए यहाँ पे क्रोजन बताया कि क्रोजन का मतलब क्या है। तो इस चीज को लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर उसके बाद मेजरमेंट लिखेंगे आपको कि मेजर कैसे करते हैं, पानी में अगर हार्डनेस आई भी हुई है तो उसको मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। अब टाइट्रेशन क्या होती है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। टाइट्रेशन क्या, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जब आप रिकॉर्ड वीडियो देखोगे मेरी, जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, जो आप वीडियो देखोगे, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है टाइट्रेशन क्या होती है। वो डिटेल के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया हुआ है। टाइट्रेशन क्या होती है, कौन सा टाइट्रेंट यूज करते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, क्यों ये यूज हो रहा है, और किस प्रिंसिपल पे टाइट्रेशन आपकी काम करती है। तो आप एक बार वो वीडियो देखना, क्वालिटी ऑफ पैरामीटर का, आपको पूरी डिटेलिंग में चीजें समझ आ जाएंगी। चाहे फास्ट फॉर्मेट में देख लेना सारी वीडियोस को, जैसे जैसे आप समझते जाओगे चीजों को, आपके जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको वहां से समझ आ जाएगा, मेरे वीडियो ऑलरेडी आपके पास है। अननोन पैरामीटर कौन कौन से इसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। टाइट्रेंट ईडीटीए यूज करते हैं, और ईबीटी इंडिकेटर, ये बता दिया कि ये टाइट्रेंट यूज करते हैं और ये इंडिकेटर यहाँ पे यूज करते हैं। बस उसके बाद रिजल्ट, किस यूनिट में हम टाइट अपने हार्डनेस को बताते हैं, वो CaCO3 लीटर में बताते हैं। इसका भी रीजन मैंने बताया वो वीडियो के अंदर कि CaCO3 लीटर में क्यों रिपोर्ट करते हैं, क्या रीजन होता है। तो ये भी हम वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, बस आप यहाँ पे इस चीज को बता देना। और भी यूनिट्स होती हैं, इसमें भी बता सकते हो और इसमें भी बता सकते हो, बस इतना ही आपको करना है। अरे यहाँ पे लास्ट में आपने लिमिट्स लिख दी, 200 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3, 600 मिलीग्राम पर लीटर एसिड। अब अगर मैं पूरा कंबाइन करूँ टॉपिक को, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। 10 नंबर का नहीं तो कम नंबर, 8 नंबर 7 नंबर का लगा लो। ये अभी एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, 3 स्लाइड है ये। और 3 स्लाइड नहीं, एक्चुअली में जब आप लिखोगे तो आपका एक ही पेज भरेगा। जब आप लिखोगे इस चीज को तो आपका एक ही पेज भरेगा, क्योंकि आप जब आप लिखोगे तो छोटा छोटा लिखोगे। तो ये तो टाइपिंग है, और टाइपिंग में मैंने स्पेस भी बहुत ज्यादा लिया होगा, तो बेसिकली ये एक ही पेज गया। तो यू कैन से कि सर ये ज्यादा वेटेज का भी 6 से 7 नंबर का ही लगा के चलो। तो कहने का मतलब मैंने आपको लिखने की अप्रोच बताई है बेसिकली। अब इसी में दूसरा पैरामीटर जोड़ देगा कि एल्किनिटी भी बताओ, हार्डनेस भी बताओ। दो पैरामीटर जुड़ गए। अब एल्किनिटी के बारे में डिफाइन करोगे, एल्किनिटी किस वजह से आती है वो डिफाइन कर दो, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा पानी पे, कैसे मेजर करते हैं वो बता दो, और लास्ट में क्या बता दोगे कि उसकी लिमिट कितनी है। तो सेम जो हार्डनेस के लिए बताई चीज है वही एलिक्विडिटी के लिए बता दो। दोनों को कंबाइन कर दो, 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ये मैंने क्वालिटी पैरामीटर का क्वेश्चन आपको बताया है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। अब और भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे, लिख लिख के देखोगे, तो आप बताना। पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, जो चीज पूछी हुई है उसका पॉइंट आपको बताना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे हेड नहीं किया हुआ है हेडिंग, जैसे ये हेडिंग डाली हुई है वाली, दैट हेडिंग जैसे टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो अगर पूछा क्वेश्चन के अंदर आप बता भी रहे हो तो उसको अच्छे से बोल्ड करके बताना, या एक दूसरे ब्लैक मार्कर से लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, दिस इज द टाइप ऑफ हार्डनेस, नीचे अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके अंदर सब हेडिंग लिख दी, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। कहने का मतलब है कि आप एक मेन हेडिंग लिख रहे हैं, फिर उसके अंदर एक सब हेडिंग लिख रहे हैं, फिर वो पॉइंट में अपने पॉइंट्स लिख रहे हो। फिर आपने दूसरी हेडिंग दूसरे पेन से बताई, ब्लैक पेन से आपने मेन हेडिंग लिखी है, सब हेडिंग लिखी है, फिर ब्लू पेन से अपने राइटिंग को लिखा, अपने आंसर्स को लिखा, आगे सॉल्यूशन लिखा। तो जब आप टॉपिक वाइज टॉपिक करते जाओगे, टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें लिखते जाओगे, वो आपको ज्यादा नहीं, हाईलाइटर वगैरह अलाउड नहीं होता है। हाईलाइटर वगैरह अलाउड कुछ नहीं होता है, ये हाईलाइटर वगैरह कुछ लेके भी मत जाना। सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन, वो भी एवरी चेक कर लेना। मैंने भी देखा नहीं है कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन में, हो सकता है कि सिर्फ ब्लू पेन ही अलाउड हो। आई डोंट नो, एवरी देखना पड़ेगा मेरे को वो भी। तो वो पेन भी देखना होता है, कई बार अलाउड भी नहीं होता है कि सिर्फ, कई बार लिखा होता है कि ब्लू पेन ही चलेगा, ब्लैक पेन भी अलाउड नहीं है। कई बार देता है कि ब्लैक पेन ही चलेगा, एवरी वो भी देखना होता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखोगे थ्योरेटिकली, तो वो आपको टॉपिक पैराग्राफ टाइप लिखना है। कि आपने पहले डिफाइन कर रहे हो तो आपने मेन हेडिंग लिख दी कि हाँ ये पॉइंट है, उसके भी 2-3 लाइन उसकी लिख दी। फिर आगे उसके सब हेडिंग बना दो, कितने टाइप की होती है वो पैरामीटर, जैसे हार्डनेस है, टाइप ऑफ हार्डनेस। फिर उसके अंदर आपने 2 पॉइंट्स लिख दिए, फिर उसके इम्पैक्ट बता दिए। तो जब आप ये पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाओगे ना, तो अपने आप एग्जामिनर को लगेगा कि कुछ चीजें लिखी हुई है और लिखने में दिखने में भी अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रही है चीजें। तो वो आपकी जो हो सकता है कि नंबर को बढ़ा भी दे। तो ये चीजें होती है, ट्रिक के होते हैं लिखने के। आप बिना हेडिंग के आप ऐसे ही लिखते जाओ, लिखा आपने सही है, पर आपने सारा कुछ मिक्स करके लिख दिया है, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी लाइन में क्या चीज बताना चाह रहे हो, तो वो एक ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जब आप पैराग्राफ टाइप लिख रहे हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव तभी रहेगा, आप पता लगेगा कि आप ये चीज बताना चाह रहे हैं, इस टॉपिक में आप ये चीज बताना चाह रहे हैं, इस टॉपिक में आप ये चीज बताना चाह रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव तब होनी चाहिए। बात समझ आइए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अप्रोच तो आपको इस तरीके से करनी है। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के देना, और एग्जैक्टली दिस पैराग्राफ टाइप बना के देना मेरे को। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, फीडबैक दूंगा, तो चेक करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, किसमें आपको और क्या करना है। तो मैं आपको फिर उसके बाद बताऊंगा।
ये जो बात थी ये थी हमारी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नाउ कम टू दी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें हम किस तरीके से डील करेंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हम डीलिंग कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। राइट। तो जैसे इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये सारे मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स करने का मतलब कोई क्वेश्चन चैप्टर 3 से लगाया मैंने, फिर कोई बीओडी वाले से टॉपिक से लगा दिया। तो सारे क्वेश्चन मिक्स में है, आपको मिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन मिक्स में मिलेंगे आपको सारे के सारे मिक्सिंग के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बस आपको ध्यान देना है कि लिखना कैसे, उस तरीके को हम अप्रोच करते हैं। ठीक है। ना ध्यान दो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। इसके लिए मुझे एक पेज लेना पड़ेगा, तो मैं पेज ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकते चलो कोई नहीं। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो पढ़ो क्या है थ्योरेटिक न्यूमेरिकल है, तो पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक होता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक। देखो जो आपने नहीं पढ़ा था मैं साथ साथ चीजें बताता जाऊंगा आप लोग। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक का मतलब है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक जिसमें सेटलमेंट होती है, और अगर सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलमेंट होती है तो उसका जो प्रिंसिपल है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। पार्टिकल का वेट पानी के वेट से ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल पानी में सेटल करता है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सेटलिंग टैंक। आपको सरफेस एरिया निकालना है सेटलिंग टैंक का फॉर 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड डिजाइन फ्लो। डिजाइन फ्लो दे दिया है। यूजिंग द डिजाइन ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट दे दिया है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द क्लैरिफायर फॉर द ओवरफ्लो रेट एंड डिटेंशन टाइम, ये कंसीडर करना है। एज्यूम लेंथ टू विड्थ फॉर द सेटलिंग टैंक बिटवीन 2:1 to 5:1 एंड लेंथ नॉट एक्सीड 100 मीटर। रिकमेंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक। टैंक की डायमेंशन आपको बताना है। तो क्वेश्चन बेसिकली आपके पास एक क्वेश्चन है जो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक है। जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो एक रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक आपके पास, ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है। इस रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक की जो लेंथ है वो एल, रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक की जो हाइट है वो एच रहेगी। ये जो हाइट है वो एच रहेगी। रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक अगर आप क्रॉस सेक्शन देखो, क्योंकि वाटर जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अलोंग द लेंथ। वाटर इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ, तो पानी अलोंग द लेंथ फ्लो करता है। वाटर इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ। तो अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन होगा जिसमें आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, विड्थ। ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे आपको विड्थ दिखेगी, और ये जो रहेगी ये क्या रहेगी, हाइट। तो ये क्रॉस सेक्शन है बेसिकली, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लेंथ के अलोंग आपको दिख रहा है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन है। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में लेंथ और हाइट दिखती है, क्रॉस सेक्शन में आपको विड्थ और हाइट दिखती है। क्वेश्चन, ये सेटलिंग टैंक है, दिस इज द सेटलिंग टैंक। अब मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। कहानी क्या है, पैरामीटर बता देता हूँ कि जब भी सेडिमेंटेशन टैंक के क्वेश्चन आएंगे उसका आपको जब डिजाइनिंग करना होगा तो आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम ट्रिक से ही काम करेंगे। ट्रिक बेसिकली ये होती है यहाँ पे कि आपको एरिया वगैरह, डायमेंशन का मतलब क्या है, एरिया बताना है। एल लेंथ कितनी रखोगे, विड्थ कितनी रखोगे, हाइट कितनी रखोगे, ये सब चीजें पूछी गई हैं। और जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वी नो डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एरिया इंटू वेलोसिटी, ये जो एरिया और वेलोसिटी में रिलेशन है ये परपेंडिकुलर रिलेशन रहेगा। हमें पता है एरिया ऑफ द फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये है तो एरिया कौन सा होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये है, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, इसके परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर मैं डिस्चार्ज लिख रहा हूँ तो डिस्चार्ज विल बी एरिया ऑफ द फ्लो मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। और यहाँ पे जो एरिया ऑफ फ्लो लिखा जाएगा कौन सा, बी इंटू एच। कौन सा लिखा जाएगा, बी इंटू एच।
तो अगर आपको डिस्चार्ज पता है और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता है, तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लो करके आपको क्या मिल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया। अदर क्वेश्चन से डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लो करके आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। अब सिमिलरली ये जो कोई पार्टिकल होगा, ये जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल पानी के साथ आगे एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ फ्लो वीएफ, और ये पार्टिकल नीचे सेटल भी करता है। ये पार्टिकल नीचे पानी में सेटल भी करेगा, तो कोई पार्टिकल है पानी में सेटल भी तो करेगा। ये जो पार्टिकल पानी में सेटल करेगा ये करता है अपनी सेटलिंग वेलोसिटी के साथ, वीएस, सेटलिंग वेलोसिटी के साथ। और ये सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्टोक्स लॉ से निकालते हैं। स्टोक्स लॉ अगेन मैंने वीडियो में बताई है, स्टोक्स लॉ कैसे, डेरिवेशन भी आपको बताई है मैंने। तो ये स्टोक्स लॉ से निकालते हैं, और स्टोक्स लॉ से सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है। हर एक पार्टिकल के कोरस्पोंडिंग हमारे पास एक सेटलिंग वेलोसिटी होती है। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लो करते हो तो कौन सा एरिया मिलता है आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मिलता है अभी टाइम आपको। अगर आप डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय दिस सेटलिंग वेलोसिटी करते हो आपको मिलेगा प्लान एरिया। आपको कौन सा एरिया मिलेगा, प्लान एरिया। प्लान एरिया का मतलब टॉप से एरिया जब देखोगे, प्लान एरिया में कौन कौन सी डायमेंशन आएंगी, प्लान एरिया में कौन कौन सी डायमेंशन आएंगी, प्लान एरिया में डायमेंशन आएंगी विड्थ और लेंथ, ऊपर से देखोगे तो प्लान एरिया। तो ये जो सेटलिंग वेलोसिटी है इसी को ओवरफ्लो रेट बोलते हैं। ये लिखा हुआ ओवरफ्लो रेट, इसी को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो रेट बोलते हैं। तो अगर आपको डिस्चार्ज पता है और अगर आपको ओवरफ्लो रेट पता है तो मतलब आपको प्लान एरिया पता है, आप प्लान एरिया यहाँ से निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द प्लान एरिया। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब प्लान एरिया पूछा गया है, सरफेस एरिया का मतलब प्लान एरिया पूछा गया। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक का सरफेस एरिया आपको निकालना है। डिस्चार्ज गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, दिस इज द डिस्चार्ज 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो, दिस इज द फ्लो यूजिंग द डिजाइन ओवरफ्लो रेट। और ओवरफ्लो रेट आपको ये लेके चलना, यानी सेटलिंग वेलोसिटी क्वेश्चन गिवन है, दिस इज द सेटलिंग वेलोसिटी, ओवरफ्लो रेट का मतलब सेटलिंग वेलोसिटी होता है। डेप्थ ऑफ द क्लैरिफायर भी निकालना है, और डिटेंशन टाइम आपको ये कंसीडर करके चलना है। डिटेंशन टाइम का मतलब क्या होता है कि ये पार्टिकल यहाँ पे एंटर किया है और ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंचेगा, ये पार्टिकल यहाँ एंटर किया और पार्टिकल यहाँ तक पहुंचता है। तो पानी इनलेट से आउटलेट तक कितना टाइम लगाता है, पानी इनलेट से आउटलेट तक जाने में कितना टाइम लगाता है, उसको डिटेंशन टाइम बोलते हैं। लेकिन इसकी कहानी ये नहीं होती है एक्चुअली में, डिटेंशन टाइम बोलते हैं इसको है, हमारे जो सेडिमेंटेशन टैंक जो हमने बनाया है उसका पर्पज है पार्टिकल को सेटल करवाना। सेडिमेंटेशन टैंक का पर्पज है पार्टिकल को सेटल कराना। पार्टिकल के सेटल होने में कितना टाइम लगता है, सेडिमेंटेशन टैंक का पर्पज फुलफिल कितने टाइम में होता है उसको डिटेंशन टाइम बोलते हैं। अब क्योंकि पानी यहाँ पे फ्लोइंग कंडीशन में है, और जब पानी यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा, जब पानी यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा, और जितना भी टाइम लेगा, जितना भी टाइम लेगा इस लेंथ को कवर करने में, उतने टाइम में हमारे पार्टिकल पानी में सेटल कर जाते हैं, उतने टाइम में टैंक की एफिशिएंसी निकल कर आ जाती है, उतने टाइम में पार्टिकल पानी में सेटल कर जाएंगे। और जितना भी ये टाइम लेंगे, जितना भी टाइम लेंगे पार्टिकल को सेटल करवाने में, उसको डिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो इसलिए चलती फिरती लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इनलेट से आउटलेट तक जाने में कितना टाइम लगता है, इनलेट से आउटलेट तक जाने में कितना टाइम लगता है। बट बेसिकली उस टाइम में टैंक का पर्पज फुलफिल हो जा रहा है, और टैंक का पर्पज क्या है, पार्टिकल को सेटल करवाना। उतने टाइम में जो टैंक, जो पार्टिकल है वो क्या कर जाते हैं, टैंक में सेटल कर जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं उस चीज की एनालिसिस कर लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है होगा उसका आप डाटा जरूर लिखेंगे कि गिवन डाटा, जो भी डाटा गिवन है पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख रहा हूँ, सोल्यूशन नंबर वन, सोल्यूशन नंबर वन, मैं क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन दे रहा हूँ, गिवन डाटा। तो जो डाटा गिवन है पहले तो वो लिख लेना आप लोगों को। और डाटा में क्या क्या गिवन है, देखो सरफेस एरिया निकालना है सेटलिंग टैंक का 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपको डिजाइन फ्लो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज द डिजाइन फ्लो। डिजाइन फ्लो क्या होता है, दैट इज अ मैक्सिमम डिलीटमेंट, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर या अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो अभी डिजाइन फ्लो गिवन है क्वेश्चन में, तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा कि डाटा क्या गिवन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गिवन डाटा में पहले डिजाइन फ्लो, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि डिजाइन फ्लो गिवन है, दिस इज द डिजाइन फ्लो। क्यू से आपने इसको डिनोट कर दिया, या क्यू डी आप बोल दो, डिजाइन फ्लो क्यू डी आप बोल सकते हो। डिजाइन फ्लो हमारा डिजाइन डिस्चार्ज है, कितना है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड आपका डिजाइन फ्लो हो गया, 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये पर सेकंड है, एक सेकंड में इतना पानी एंटर कर रहा है, एक मिनट में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, मीटर क्यूब पर डे, तो मल्टीप्लाई 86,400, एक दिन में कितना करेगा। तो ये कैलकुलेशन करके आंसर जो आ रहा है 43,200, 43,200 मीटर क्यूब पर डे, एक दिन में टैंक में इतना पानी एंटर कर जाएगा। दिस इज द डिजाइन डिस्चार्ज 43,200 मीटर क्यूब पर डे, ये तुम्हारा क्या है, डिजाइन डिस्चार्ज, ये गिवन डाटा डिजाइन फ्लो है ये।
ठीक है, उसके बाद और क्या गिवन डाटा है, ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट गिवन, तो आप लिखो यहाँ पे ओवरफ्लो रेट, ये गिवन है क्वेश्चन में, स्लैश सेटलिंग वेलोसिटी, दूसरा नाम भी लिख देना इसका, सेटलिंग वेलोसिटी। वीएस, ओवरफ्लो रेट सेटलिंग वेलोसिटी वीएस, ये कितना गिवन है, 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, 32.5 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, देखो इसकी यूनिट देख के भी समझ सकते हो, इसकी यूनिट देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो क्या कैसे लिखी गई है, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, यानी डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, और यही तो होता है सेटलिंग वेलोसिटी, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट देख के भी समझ आ जाएगा कि इसकी यूनिट देख के भी चीज समझ आ रही है कि हमें यहाँ से अगर डिस्चार्ज पता है हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट देख के भी हमें आइडिया लग रहा है कि अगर हमें डिस्चार्ज पता हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या लिखा गया है, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया की टर्म में लिखा गया है, दिस इज द सेटलिंग। तो सेटलिंग वेलोसिटी आपको गिवन है, और क्या गिवन है साथ में, डिटेंशन टाइम 95 मिनट्स का, तो ये लिख लिया आपने, डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम टीडी, जो कि कितना है 95 मिनट्स, 95 मिनट्स का डिटेंशन टाइम गिवन है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, एज्यूम लेंथ टू विड्थ रेशो, लेंथ टू विड्थ रेशो है, तो लेंथ टू विड्थ रेशो 2:5:5:1, तो यहाँ पे लिख लो लेंथ टू विड्थ रेशो। तो पहले तो डाटा लिखना होता है कि जो डाटा गिवन है, लेंथ टू विड्थ एल रेशो पी, वो कितनी गिवन है, 2:1 से 5:1, लेंथ टू विड्थ रेशो 2:1 से 5:1, लेंथ नॉट एक्सीड 100 मीटर, ये भी लिख लो, ये भी गिवन है कि लेंथ 100 मीटर को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो मेंशन, ऑल्सो मेंशन लेंथ नॉट एक्सीड 100 मीटर, लेंथ 100 मीटर को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये पॉइंट भी मेंशन है। रिकमेंड द डायमेंशन रिटर्न, अब डायमेंशन निकालने, डायमेंशन कैसे निकालोगे, कौन सी वेलोसिटी गिवन है, सेटिंग वेलोसिटी, सेटिंग वेलोसिटी गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है, कौन सा एरिया आएगा, प्लान एरिया आ जाएगा, तो प्लान एरिया तो मिल गया, अपने को एलबीएस तीनों चीज निकालनी है, अभी प्लान एरिया गिवन है, तो फिर बाकी सब कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए करते हैं एनालिसिस, वही तो एनालिसिस कर रहे हैं, देखो कैसे निकालेंगे ना, सॉल्यूशन तो ऊपर लिख चुके हैं ना, पहले यहाँ पे निकाल सकते हैं प्लान एरिया, डायरेक्टली आप लिखोगे यहाँ पे प्लान एरिया, प्लान एरिया और सरफेस एरिया स्लैश डाल के, सरफेस एरिया, प्लान एरिया इज इक्वल टू स्लैश डाल के सरफेस एरिया, तो कैसे लिखोगे, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सेटिंग वेलोसिटी, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सेटिंग वेलोसिटी, डिस्चार्ज कितना गिवन है 43,200, 43,200 डिवाइडेड बाय सेटिंग वेलोसिटी कितनी गिवन है 32.5, यूनिट चेक कर लो, यूनिट सेम है, कौन से किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करके आंसर आ रहा है 1329 इसको सोल्व करके आंसर आ रहा है 1329.23 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने यहाँ पे प्लान एरिया बता दो, प्लान एरिया किसको बोले, बी इंटू एल, तो आपको बी इंटू एल की वैल्यू मिल गई, आपको बी इंटू एल की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, तो ये प्लान एरिया आपको मिल गया। अब क्योंकि आपको डिटेंशन टाइम भी गिवन है और आपको एलबीएस तीनों चीज निकालनी है, तो हमको पता है कि बी इंटू एल पता है, प्लान एरिया पता है, वॉल्यूम अगर मुझे पता हो, वॉल्यूम को बी इंटू एल से डिवाइड कर दूंगा, हाइट मिल जाएगी, वॉल्यूम कैसे पता लगेगा, टाइम गिवन है और डिस्चार्ज गिवन है, तो वॉल्यूम मिल गया, टाइम गिवन है डिस्चार्ज गिवन है तो वॉल्यूम मिल गया, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ टैंक विच इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज, वॉल्यूम बाई टाइम डिस्चार्ज होता है ना, तो डिस्चार्ज मल्टीप्लाई डिटेंशन टाइम, डिस्चार्ज कितना है 43,200, मल्टीप्लाई क्या कर दो डिटेंशन टाइम से, डिटेंशन टाइम कितना है 95 मिनट, अब ये मिनट है, मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को डे में, मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा डे में, पहले तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया तो आवर में कन्वर्ट हो गया, आवर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको मैंने जो वैल्यू आवर में आई है उसको मैंने 24 से डिवाइड कर दिया, अब ये वैल्यू डे में कन्वर्ट होगी, अब ये वैल्यू डे में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ से सोल्व करो तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम सोल्व करके आ रहा है 2850 मीटर क्यूब, 2850 मीटर क्यूब। अब क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, ये जो कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये जितने आप लिखोगे ना खुद ही प्रैक्टिस करोगे, तो बिना कैलकुलेटर के भी ये छोटी छोटी कैलकुलेशन हो जाएंगी, तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट वहां होती है जब आप अंडर रूट में कोई बड़ी वैल्यूज निकाल रहे हो, क्यूब रूट वगैरह कर रहे हो, या पाई वगैरह की कैलकुलेशन हो रही हैं,
कॉम्प्लिकेशन इक्वेशन आ रही है, वहां आपकी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज ये तो आपकी कैलकुलेशन ऐसी भी हो जाएगी। आप फिर अब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद ही, आप एप्टीट्यूड लगाओगे अपना भी, किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं वैल्यूज को, कैसे आ रही है वैल्यूज। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए आसान होती रहेंगी, तो आप प्रैक्टिस करना। अब देखो वॉल्यूम मिल गया है अपने को, क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम क्या होता है, एलबीएच, रेक्टेंगुलर टैंक का, और प्लान एरिया पता है, तो हाइट मिल जाएगी। तो डेप्थ ऑफ द टैंक पूछा गया था, डेप्थ ऑफ द टैंक, तो डेप्थ ऑफ द टैंक आपको मिल जाएगा कैसे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्लान एरिया। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्लान एरिया, तो वॉल्यूम कितना है 250, प्लान एरिया कितना निकाला था अभी अपने को, ये रहा 1329.23, 1329.23। अब यहाँ ये मैं मान सकता हूँ कि सर ये पॉइंट में है, तो इसको भी तो आप कर सकते हो सोल्व, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करके उस तरीके से इसको भी सोल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली आप आंसर दे सकते हो कि सर अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा, हम अप्रोक्सीमेटली आंसर दे देंगे। अप्रोक्सीमेटली भी आंसर लगा सकते हो। तो 2.14 मीटर, तो डेप्थ ऑफ द टैंक हमारे पास यहाँ पे आ गई है 2.14 मीटर, राइट। तो लेंथ और विड्थ की रेशियो, अब क्वेश्चन में मेंशन है कि लेंथ टू विड्थ रेशियो कितनी मान के चलनी है, 2:1 to 5:1 को भी वैल्यू मान लो, लेकिन साथ में जो भी वैल्यू मानोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ 100 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस अज्यूम हमने 2:1 मान ली, लेट या एज्यूम या लेट बोल दो, लेट लेट लेंथ टू विड्थ रेशियो 2:1, लेंथ टू विड्थ रेशियो 2:1 है, तो वी कैन से एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी, एल की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ बी है, एंड प्लान एरिया हम निकाल चुके, बी इंटू एल, दैट इज अ प्लान एरिया कितना है 1329.23 मीटर स्क्वायर, ये प्लान एरिया हम निकाल चुके। तो यहाँ पर एल की वैल्यू को 2 भी रख दो, एल की वैल्यू को 2 भी पुटअप कर दो। अगर एल की वैल्यू को 2 भी पुटअप करोगे तो 2b² इज इक्वल टू 1329.23, तो यहाँ से बी मिल जाएगा। तो जब यहाँ से आप बी की वैल्यू सोल्व करोगे तो बी आएगा 25.8 में। तो एल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी, यानी एल की वैल्यू आ रही है 51.62 मीटर। लेवल लेंथ विद दिस इज लेस देन 100 मीटर, हैंस ओके। क्योंकि ये वैल्यू 100 मीटर से कम है, तो इसमें हम क्या बोल देंगे, हैंस ओके, एक्सेप्टेबल है ये वैल्यू। समझ आया क्वेश्चन। तो लेंथ विड्थ और हाइट हम निकाल चुके हैं, दिस इज द लेंथ विड्थ और हाइट। इतना सा काम करना आपको अपने कैलकुलेशंस में। इसमें एक पैरामीटर और चेक लगाते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए भी आप चेक लगा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए भी चेक लगते हैं कि जब रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक होता है तो उसमें हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो 0.9 मीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं रखते हैं। तो चेक फॉर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो ये चेक लगा देते हैं, चेक फॉर वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी वो 0.9 मीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चेक फॉर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। लेंथ बाय टाइम, सॉरी उल्टा लिख दिया, लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है हमारा, लेंथ बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अपने को क्या निकालना है, अपने को वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहा है, तो लेंथ कितनी था 51.62, 51.62 बाई टाइम कितना है 95 मिनट, ये मीटर पर मिनट, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो आ जाएगी मीटर पर मिनट। और यहाँ से जब आप सोल्व करोगे इस वैल्यू को तो आंसर आ रहा है 0.543, विच इज लेस देन 0.9 मीटर पर मिनट। ये वैल्यू 0.9 मीटर पर मिनट से कम है, हेंस ओके। रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक में चेक अप्लाई किया जाता है वेलोसिटी फ्लो में। अगर ये वैल्यू मान लो ज्यादा आती है तो आप लेंथ टू विड्थ रेशियो चेंज करोगे, उसके हिसाब से आंसर निकालोगे। तो अगर आप चेक नहीं भी लगाते हो तब भी आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको एडिशनल चीज बताई है, चेक लगाना है, तभी चेक लगा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को, सबको कॉन्सेप्ट समझ आया किस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ये चीज यहाँ तक सभी को पॉइंट समझ आ गए हैं। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से अच्छा तुम अभी दूसरा क्वेश्चन बताओ सेकंड से। तो सेकंड ही बता देता हूँ, उसके बाद अगले आगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखो उसमें क्या इन अ पंपिंग स्टेशन 1800 मीटर 18,000 मीटर क्यूब वाटर इज टू बी रेज्ड पर डे from an intake well to a sedimentation tank under the static head of 21 meter. Length of suction pipes and raising mains are this and this respectively. The diameter of the pipe is this. There are the two shifts of working of pumps each of 8 hours. Take coefficient of friction and combined efficiency of motor and pump. Recommend the number of units of pump each having the BHP brake horsepower, that's 30. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक पंपिंग स्टेशन 18,000 मीटर की वाटर इज टू बी रेज्ड पर डे। पंप कितना पानी कर रहा है? 18,000 मीटर की वाटर को पंप कर रहा है इनटेक में से, और वहां कहां तक पहुंचा रहा है? सेडिमेंटेशन टैंक अंडर द स्टैटिक हेड। कितना स्टैटिक हेड बनाया हुआ है? 21 मीटर का स्टैटिक हेड बनाया हुआ है। तो जो लेंथ ऑफ सक्शन पाइप है वो 40 मीटर की है, और जो राइजिंग मेन है उसकी लेंथ 150 मीटर की है रिस्पेक्टिवली। द डायमीटर ऑफ द पाइप इज 50 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है पाइप का। देयर आर द टू शिफ्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ पंप ईच ऑफ 8 आवर। दो शिफ्ट में पंप चल रहे हैं ईच ऑफ 8 आवर्स, यानी टोटल यू कैन से 16। एक पंप एक शिफ्ट में काम कर रहा है, फिर दूसरा पंप दूसरे शिफ्ट में काम कर रहा है। दो पंप चल रहे हैं और एक दिन में कितना पानी फ्लो करवाना है? 18,000 मीटर। तो यानी इसका मतलब अगर मैं दो से डिवाइड कर दूं तो एक पंप कितना पानी को फ्लो करवा रहा होगा? 9,000 मीटर क्यूब को फ्लो करवा रहा होगा। दो शिफ्टिंग में काम हो रहा है, दो शिफ्टिंग में काम हो रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.01 एंड कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ मोटर एंड पंप एज 80%। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 80%। रिकमेंड द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ पंप ईच हैविंग द बीएचपी ऑफ 30। तो देखो कैसे करेंगे काम से। क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या मेंशन है कि कितना दिस पंपिंग स्टेशन 18,000 मीटर की वो वाटर इज टू बी रेज। तो पहले तो ये ले लो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड पर डे यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड पर डे इन टू शिफ्ट, पर डे इन टू शिफ्ट। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज करना पर डे इन टू शिफ्ट। और शिफ्ट कितने टाइम की है? 8 आवर की। शिफ्ट ऑफ 8 आवर ईच। शिफ्ट कितने टाइम की है? 8 आवर की। तो 18,000 मीटर की होती है। तो दो शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर को रेज करना है। यहाँ से आप आ सकते हैं कितना ईच शिफ्ट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन ईच शिफ्ट, इन ईच शिफ्ट, हर शिफ्ट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज होगा। दो शिफ्ट में टोटल इतना पानी है, तो ईच शिफ्ट में डिवाइड बाई टू 9,000 मीटर क्यूब, यानी एक शिफ्ट में इतना पानी रेज करना है। एक शिफ्ट में इतना पानी रेज करना है। ठीक है, तो इतना पानी रेज करना, नंबर ऑफ पंप तो निकालने हैं अपने को। तो एक शिफ्ट में इतना पानी है, फिर अगले शिफ्ट में 9,000 इतना पानी अपने को रेज करना होगा। राइट, इतना पानी रेज करना है। तो पानी को फ्लो कराना है, इतने पानी को फ्लो कराना है। किस पाइप में से? जो पाइप है जिसका डाया गिवन है क्वेश्चन के अंदर। डाया गिवन है क्वेश्चन में? हाँ गिवन है, क्वेश्चन के अंदर डाया गिवन है पाइप का 50 सेंटीमीटर, और इतने पानी को रेज करवाना है। राइट, कितने टाइम के लिए पंप फ्लो करेगा? 8 घंटे के लिए, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट है। 8 घंटे के लिए पानी जो है फ्लो करेगा। तो जो पंप है, पंप 8 घंटे के लिए चलेगा, और वो कितने पानी को फ्लो करवा के आगे पहुंचा देगा। तो कहने का मतलब है डिस्चार्ज ऑफ दी वाटर अगर हम निकाले पर शिफ्ट, डिस्चार्ज ऑफ दी वाटर पर शिफ्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर शिफ्ट, पर शिफ्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर शिफ्ट, पर शिफ्ट जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर आएगा वो हम निकाल सकते हैं। पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर, शिफ्ट कितने टाइम की? 8 आवर की। सो डिस्चार्ज, इतना पानी फ्लो करवाना है 9,000,
कितने टाइम में? 8 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.3125 मीटर क्यूब पर सेकंड। 0.3125 मीटर क्यूब पर सेकंड। इस रेट से पानी क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। ये डिस्चार्ज है, दिस इज द डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज है 0.3125। राइट। और देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन कोफिश। अब देखो जब पानी फ्लो करेगा पाइप में तो लॉस भी होगा, हेड लॉस भी होगा। और हेड लॉस कैसे निकालेंगे? हेड लॉस निकालेंगे डार्सी वेसबर्ग की इक्वेशन से। तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.01। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0। तो डिस्चार्ज कितना है? डिस्चार्ज है 0.3125 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.01। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.01। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.01। तो फ्रिक्शन फैक्टर निकालते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ डैश बोलते हैं इसको। और यहीं पे कॉमन डाल के लिख देता हूँ फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन में फ्रिक्शन फैक्टर लगता है एफ, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश। तो ये हो जाएगा 0.04। और क्या गिवन है डाटा में? लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है? एक 40 और एक 150। दो लेंथ गिवन है यहाँ पे, सक्शन पाइप की और राइजिंग मेन की। 40 प्लस 150, तो लेंथ लिख लो। लेंथ गिवन है, तो दिस एल इज इक्वल टू 40 प्लस 150 विच इज 190। लेंथ क्या हो जाएगी? 190 मीटर। डाई गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। 0.5 मीटर। डाई हो जाएगा 0.5 मीटर। स्टैटिक हेड भी गिवन है क्वेश्चन में, स्टैटिक हेड है 21 मीटर। स्टैटिक हेड भी क्वेश्चन में मेंशन है, 21 मीटर का स्टैटिक हेड है। और साथ में क्या गिवन है? एफिशिएंसी 80%। पंप की एफिशिएंसी 80%। तो एफिशिएंसी गिवन है पंप की 80% एफिशिएंट है बस आपको। राइट। अब हम लोग को हेड लॉस निकालना है ड्यू टू दी फ्रिक्शन। जब पानी फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस होगा, तो वो हेड लॉस निकाल लेते हैं अपना। हेड लॉस ड्यू टू दी फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस हम निकालते हैं। तो डार्सी वेसबर्ग की इक्वेशन लगाओ। एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वेयर अपॉन में 2 GD। एफ एल वी स्क्वेयर अपॉन में 2 GD। तो फॉर्मूला लगाए, वैल्यू पुट करो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? क्यू बाई ए करके। तो वी स्क्वेयर कितना हो जाएगा? विच इंप्लाइज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाई पाई बाई 4 का स्क्वायर इंटू में डी की पावर 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते क्यू स्क्वेयर पाई बाई 4 का स्क्वायर 16। 16 ऊपर चला जाएगा 8 एफ एल क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5। हेड लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा? 8 एफ एल क्यू स्क्वेयर अपॉन में पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5। वैल्यू पुट कर दो। 8 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है? 190। 8 एफ एल क्यू स्क्वेयर क्यों निकाल चुके हैं? 0.3215 था। क्यों निकाला था? 0.3125। 0.3125। 8 एफ एल क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वेयर जी 9.81। पाई स्क्वेयर जी टी की पावर 5। डी कितना है? 0.5 की पावर। इसको सोल्व करना है। अप्रोक्सीमेटली आप आंसर निकाल सकते हो, ये 0.3 मान सकते हो इसको। अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हो इसको 0.3 मान के, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो फिर प्रॉब्लम देगा। अप्रोक्सीमेट आंसर इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान के आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अलाउड तो पूरे को पूरा आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका सोल्यूशन, एच एफ की वैल्यू, तो यहाँ पर एच एफ की वैल्यू सोल्व करके आ रही है 1.96 मीटर। 1.96 मीटर ये वैल्यू एच एफ की आ रही है 1.96। अब क्योंकि स्टैटिक हेड गिवन है, अब जब पानी फ्लो करेगा पाइप में इतना हेड लॉस निकल कर आएगा। जब पानी फ्लो करेगा फ्रिक्शन की वजह से इतना हेड लॉस आएगा। और साथ में स्टैटिक हेड भी गिवन है। इसका मतलब पंप जो होगा, जो पंप होगा उसको कितने हेड के अगेंस्ट, या आप ये समझो, या जो ये आप ये बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी गिवन बाय द पंप।
एनर्जी पंप कितने, टोटल एनर्जी पंप कितनी एनर्जी देगा, टोटल एनर्जी गिवन बाय द पंप, और यू कैन से द टोटल हेड अगेंस्ट विच पंपिंग इज डन, कितने हेड के अगेंस्ट पंपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप पानी को पंप करना चाह रहे हैं और पानी जब फ्लो करेगा, एक तो इतना हेड लॉस निकल कर आएगा 1.96, एक साथ में गिवन क्या है, स्टैटिक हेड भी गिवन है 21 मीटर। तो इसका मतलब पंपिंग करने के लिए एक तो आपको इसको देखना पड़ेगा, तो ये स्टैटिक हेड गिवन है, इसके अगेंस्ट पंपिंग हो रही है, और एक जब पानी फ्लो करेगा तो जो हेड लॉस निकल कर आएगा, एक उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा 1.96 को। सो आई एम सेइंग द टोटल हेड अगेंस्ट विच पंपिंग इज डन, टोटल हेड against which against which pumping is done, pumping is done, total head against which pumping is done, or you can say total energy given by the pump, total energy given by pump, total energy given by pump। ठीक है, तो दोनों को मिला दो, स्टैटिक हेड प्लस एच एफ, स्टैटिक हेड कितना गिवन है 21, एच एफ कितना निकाला हमने 1.96, तो ये हो जाएगा 22.96 मीटर, 22.96 मीटर। तो ये टोटल एनर्जी गिवन बाय द पंप इज दिस वैल्यू। नाउ एफिशिएंसी भी गिवन है, तो ब्रेक हॉर्स पावर हम निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी क्वेश्चन में गिवन है तो हम ब्रेक हॉर्स पावर भी निकाल सकते हैं। तो ब्रेक हॉर्स पावर के लिए कैसे निकालेंगे, तो जो पावर होगी, ब्रेक हॉर्स पावर निकालनी है ना, तो जो पावर होगी उसको डिवाइड कर देंगे, ब्रेक हॉर्स पावर निकालनी है अपने को, तो पावर होगी वोट को उसको डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट से। आ, होता है कि वर्क फॉर्मूला होता है, वोट को ब्रेक हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना, तो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाना, वो सब कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है। पहले पावर निकाल दो, पावर कितनी सप्लाई करोगे, तो पावर निकाल सकते हैं पहले, पावर कितनी आएगी, पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, गामा डब्ल्यू क्यू एच बाय ईटा, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है उसकी, ईटा की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी उसकी ईटा की है। तो पावर, पावर का फॉर्मूला गामा डब्ल्यू क्यू एच, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ईटा है, एफिशिएंसी इज ईटा। तो गामा डब्ल्यू क्यू एच, गामा डब्ल्यू कितना है 9.8 में, क्यू कितना था 0.3125, मल्टीप्लाई एच कितना निकाला तुमने 22.96, ये वैल्यू आपने, डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितनी है 0.8। अब ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी दिस इज द किलोवाट। आपको कन्वर्जन करनी है, आपको कन्वर्जन करनी है, तो आप ब्रेक हॉर्स पावर में निकालना, तो पावर में निकालूंगा ब्रेक हॉर्स पावर में, बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर में निकालूंगा। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, जो भी आंसर आएगा 0.745 से, 0.745 से डिवाइड कर देता हूँ। ये कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है कन्वर्जन की, जैसे एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, वैसे पावर किलोवाट में इतने ब्रेक हॉर्स पावर होते हैं, कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है। तो जब उसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 117.99, यानी अप्रोक्सीमेटली 118 बीएचपी, कितनी ब्रेक हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और ब्रेक हॉर्स पावर क्वेश्चन में मेंशन है, ब्रेक हॉर्स पावर क्वेश्चन में मेंशन है, ईच पंप की ब्रेक हॉर्स पावर 30 है, तो कितने पंप चाहिए होंगे, तो द नंबर ऑफ पंप 118/30, तो 3 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली, वैसे अप्रोक्सीमेटली 4 पंप चाहिए होंगे, 4 पंप रिक्वायर्ड। तो 4 पंप की रिक्वायरमेंट है, सबकी ब्रेक हॉर्स पावर कितनी है 30 की है, तो 4 पंप की रिक्वायरमेंट होगी। और दोनों 8-8 शिफ्ट में काम करेंगे, 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे, पहले 8 घंटे चलेंगे, फिर कुछ टाइम ब्रेक देंगे, फिर 8 घंटे बाद चलाएंगे। देखो कोई डाउट इस क्वेश्चन में।
क्लियर है सबको क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन करो। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, वो सिमिलर क्वेश्चन ही है। आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सिमिलर क्वेश्चन है जो बताया आपको, जल्दी से आंसर निकालो उसका। सिमिलर क्वेश्चन है जो बताया, आप इसको ट्राई करो और आंसर निकालो सभी लोग कितना आया। ट्राई किया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर ए टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख, फॉर ए टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख, वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइन। ठीक है, 2 लाख लोगों के लिए वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है। द मैक्सिमम डेली डिमांड में बी एज्यूम्ड एज 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। कैपिटल नहीं है, दिस इज द कैपिटल ओनली। द स्टोरेज रिजर्वायर इज सिचुएटेड 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन। ठीक है, assuming the loss of head from the source to a town is 10 meter and coefficient of friction for the pipe metal is this, recommend the size of the supply main। तो अब की बार पाइप का डाया पूछ लिया गया है। 50% of the daily demand has to be pumped, 50% of daily demand has to be pumped in 8 hours for the proposed scheme। 50%, अच्छा, डेली डिमांड का 50% आपको 8 घंटे में सप्लाई करना है। डेली डिमांड का मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी है? 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, दिस इज द मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड का 50% जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें? जो क्वेश्चन बताया था सिमिलर तो है। देखो, 200 लीटर पर कैपिटल दे देना एक इंडिविजुअल की, तो 2 लाख से डिवाइड कर देंगे तो टोटल डिमांड मिल जाएगी। सॉल्यूशन,
तो सबसे पहले क्या लिखूं, मैक्सिमम पर कैपिटा वाटर डिमांड या मैक्सिमम पर कैपिटा डिमांड पर डे, यू कैन से मैक्सिमम डेली डिमांड पर कैपिटा, मैक्सिमम पर कैपिटा डेली डिमांड, मैक्सिमम पर कैपिटा डेली डिमांड, पर कैपिटा डेली डिमांड, मैक्सिमम पर कैपिटा डेली डिमांड वो कितनी है, वो है 200 लीटर। मैक्सिमम पर कैपिटा डेली डिमांड कितनी है, 200 लीटर। मैक्सिमम पर कैपिटा जो डेली डिमांड है वो है 200 लीटर, मैक्सिमम पर 100, मैक्सिमम पर कैपिटा डेली डिमांड 200 लीटर है। ठीक है, उसके बाद पर कैपिटा ही है तो टोटल डेली डिमांड कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम डेली डिमांड, तो वो पर कैपिटा है तो उसको मल्टीप्लाई, ये 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो पॉपुलेशन के साथ, 2 लाख पॉपुलेशन है, तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 40 MLD, मिलियन लीटर पर डे, 40 40 MLD, 40 मिलियन लीटर पर डे। बट जो पानी सप्लाई किया जाएगा 8 घंटे में वो इतना नहीं किया जाएगा, वो उसको 50% किया जाएगा, देख लो क्वेश्चन मेंशन है 50% गिवन है। तो यू कैन से दी मैक्सिमम वाटर, जो पानी की पहले 8 घंटे में पानी सप्लाई हुआ, फिर अगले 8 घंटे में फिर से पानी की सप्लाई करेंगे। तो पहले 8 घंटे में जो पानी सप्लाई किया वो 50% किया, फिर अगले 8 घंटे में फिर से जो पानी की सप्लाई हुई वो भी कितनी हुई, वो भी आप बोल सकते हैं एक तरीके से 50% हो रही है। तो हर 8 8 घंटे में, तो इसका मतलब जो पानी सप्लाई किया जाएगा पाइप से वो कितना, उसका जो डाया होगा वो किसके हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, टोटल 100% के 50% से। पहले 8 घंटे में 50% पानी सप्लाई किया, उसके अगले 8 घंटे में फिर से 50% पानी सप्लाई किया, तो जो डाया पाइप का बताया जाएगा वो टोटल के हिसाब से बताया जाएगा, 50% के हिसाब से बताया जाएगा। बताना जरा कमेंट करके। पहले 8 घंटे में 50% पानी फ्लो करवाया, अगले 8 घंटे में फिर से 50% पानी फ्लो करा रहे हैं, तो जो डाया पाइप का डिसाइड किया जाएगा वो टोटल के हिसाब से डाया बताएंगे या 50% के हिसाब से डाया बताएंगे, किस पैरामीटर के हिसाब से डाया निकालेंगे, 50% के हिसाब से, ऑब्वियसली बात है। तो पहले पाइप में 50% पानी फ्लो कराया, तो पानी जो पाइप पानी फ्लो करवा रही है वो 50 है, तो उसके हिसाब से बताएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो मैक्सिमम वाटर डिमांड फॉर विच सप्लाई मेन हैज टू बी डिजाइन, मैक्सिमम वाटर डिमांड, maximum water demand for which maximum water demand for which supply main is to be designed, is to be designed, is to be designed, maximum water demand for which supply main is to be designed, वो कितना होगा, 50% होगा किसका, टोटल का, तो 50% ऑफ 40 MLD कितना आ जाएगा, ये 20 MLD। अब ये MLD है, मिलियन लीटर पर डे है ये, और 8 घंटे में पानी, अच्छा मैक्सिमम वाटर डिमांड फॉर विच सप्लाई मिनिस टू बी डिजाइन, एंड यहाँ पे कंटिन्यू करके लिख लेना, एंड सप्लाई इज फॉर 8 आवर, एंड सप्लाई कितने टाइम के लिए, 8 आवर के लिए, एंड सप्लाई इज फॉर 8 आवर, सप्लाई इज फॉर 8 आवर, 8 घंटे के लिए सप्लाई हो रही है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, तो क्यों की वैल्यू निकाल देंगे। तो 20 MLD पानी सप्लाई किया जा रहा है, 20 मिलियन लीटर, तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 से, इतने लीटर पानी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर -3 से, इतने मीटर क्यूब पानी सप्लाई किया। लेकिन ये जो मीटर क्यूब पानी है ये एक दिन में सप्लाई करना है, लेकिन आपको करना 8 घंटे में है, इतना पानी एक दिन में सप्लाई किया जा रहा है, आपको 8 घंटे में सप्लाई करना है, तो डिस्चार्ज तभी मिलेगा 8 घंटे के हिसाब से, 60 मिनट 60 सेकंड। तो यहाँ से सोल्व करो, यहाँ पर जब तुम सोल्व करते हो तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 0.694 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डिस्चार्ज है, 0.694 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो डिस्चार्ज तुम निकाल चुके हो, तो डिस्चार्ज आ गया हमारे पास 0.694 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कॉमा आगे फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.012, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन गिवन है, तो मैं फ्रिक्शन फैक्टर लिख दे रहा हूँ 4F डैश, तो 0.048 हो जाएगा कोफिशिएंट फ्रिक्शन फैक्टर। तो ये फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है वो क्वेश्चन के अंदर आपको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लेंथ 5 की, लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 5 किलोमीटर, लेंथ 5 किलोमीटर है।
लेंथ 5 किलोमीटर और हेड लॉस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10 मीटर का। स्टैटिक हेड बोल दो, 10 मीटर का गिवन है। स्टैटिक है 10 मीटर की। अब फॉर्मूला लगा दो आगे। फॉर्मूला लगा दो, डार्सी स्पेसिफिकेशन, हेड लॉस क्या होता है, एच एफ। हेड लॉस गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर 10 मीटर। एच एफ का फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। ये जो एच एफ गिवन है कौन सा गिवन है, ये भी चेक करना है। एज्यूमिंग द लॉस ऑफ हेड फ्रॉम सोर्स टू टॉम, सॉरी ये स्टैटिक हेड नहीं है, एच एफ है। एज्यूमिंग लॉस ऑफ हेड फ्रॉम सोर्स टू टॉम 10 मीटर है, तो इतना हेड लॉस होगा। तो जब इतना हेड लॉस होगा तो एच एफ की वैल्यू 10 मीटर की होना, सही लिखा, दिस इज द 10 मीटर हेड लॉस। तो इसका मतलब जब पानी फ्लो करेगा तो इतना हेड लॉस निकल कर आता है, और इसका फॉर्मूला लगा दो, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। 8 FL क्यू स्क्वेयर, 8 FL क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वेयर जी डी की पावर 5। सारे पैरामीटर पता है, यहाँ से डी निकाल दो। तो यहाँ से डी निकालोगे तो डी की वैल्यू सोल्व करके आएगी अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। यहाँ से डी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल कर आएगी। तो द रिकमेंडेड साइज ऑफ द सप्लाई में इज द 1 मीटर, तो ये रिकमेंडेड साइज निकल कर आ जाएगा सप्लाई में। देखो कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन। अब सिमिलर क्वेश्चन एक और हमारे पास है, सिमिलर क्वेश्चन, अब वो आप लोग कर लेना, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन निकालो आंसर इसका जल्दी से, सिमिलर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आप आंसर निकाल देना इसका। करो ट्राई जल्दी से।
निकाला आंसर आप लोगों ने? किसने निकाला, सोल्व किया किसी ने क्वेश्चन? Water has to be supplied to a town with 1 lakh population at the rate of 150 liter per capita per day from a river 2000 meter away. The difference in the elevation of the lowest water level in the sump and the reservoir is this. If the demand has to be supplied in 8 hours, determine the size of the main. Same question. And the break horsepower. पहले दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया। पहले क्वेश्चन में बीएचपी निकाला था हमने 0.745 से डिवाइड करके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में साइज निकाला था। अब दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया। Assume the maximum demand as 1.5 times the average demand. Assume F, velocity in the pipe. Velocity दे दी directly और efficiency of the pipe. Velocity दे दी, इसका मतलब क्या है? Directly FLV square by 2GD वाला फॉर्मूला लगा दो। FLV square by 2GD वाला फॉर्मूला लगाओगे, F गिवन है, लेंथ गिवन है, V गिवन है 2GD, और D D D D D तो कुछ है ना यहाँ पे, हेड लॉस निकालना पड़ेगा। हेड लॉस गिवन है क्वेश्चन में, देखो गिवन है द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ द लोएस्ट वाटर लेवल इन द सम एंड द रिजर्वायर 40 मीटर। हेड लॉस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, वेलोसिटी पाइप है ना ये, वेलोसिटी इन द पाइप है 2.4 और मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट, ये है ना आपके पास डाटा ये वाला गिवन है। देखो, जो डाटा गिवन है वो ये वाला है कि भाई वाटर हैज टू बी सप्लाइड विद 1 लाख पॉपुलेशन एट द रेट ऑफ दिस। सॉल्यूशन करता हूँ उसका। पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख, 10 की पावर 5। पॉपुलेशन है 10 की पावर 5, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। और नाउ विद पॉपुलेशन दिस फ्रॉम अ रिवर, लेंथ लेंथ कितनी है रिवर की? 2000 मीटर फ्रॉम अ रिवर, सॉरी रिवर की लेंथ नहीं है ये, 2000 मीटर से पानी लेकर आया जा रहा है। और डिस्चार्ज कितना गिवन है? 150। डिमांड है, दिस इज बेसिकली डिमांड 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो टोटल डिमांड मिल जाएगी। तो एवरेज डिमांड, तो एवरेज डिमांड हमें मिल जाएगी। दिस इज द एवरेज डिमांड, राइट। तो 150 को पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख 10 की पावर 5 से। तो लीटर है ये, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -3 से, तो लीटर कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब में। दिस लीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब पर कैपिटा पर डे। तो मीटर क्यूब पर डे में आंसर आ जाएगा ये। और जब मैं इसको सोल्व करूँ मीटर क्यूब पर डे के अंदर, मीटर क्यूब पर डे में एवरेज डिमांड है। अच्छा मान लो ये वैल्यू यहीं पे रहे, तो आगे बोला गया कि एज्यूम दी मैक्सिमम डिमांड। तो जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो 1.5 टाइम्स है एवरेज डिमांड के। तो आपको जो मैक्सिमम डिमांड निकालनी है वो ये है। तो जो मैक्सिमम डिमांड है दैट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर-3, ये वाली वैल्यू है। तो, तो इसको कैंसिल करो 225। तो 10 से 10 कैंसिल, तो 225 पे ही हो जाएगा आंसर। 225 MLD। तो 22,500, 22,500। तो ये कन्वर्ट कर देता हूँ मैं उसको मीटर क्यूब के अंदर। या सॉरी, ये यहाँ से किस में आएगा हमारा? लीटर मीटर क्यूब में आएगा ना ये। मीटर क्यूब में आएगा तो आप उसको ना कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, 150 है ना ये, 150 को मैंने किया पर कैपिटा से डिवाइड, पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ से किस में आएगा? लीटर में। यहाँ से किस में आ जाएगा? लीटर में। अब मेरा आंसर लीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में, 500 मीटर क्यूब में। तो ये जो मेरा आंसर बनेगा मीटर क्यूब के अंदर वो बनेगा 22, 225, 2 जीरो उड़ा जाएगी आगे। हाँ, मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब पर डे मैक्सिमम डिमांड ये निकल कर आएगी। तो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 22,500 को डिवाइड कर दो, कितने टाइम में सप्लाई करनी है? 8 घंटे में, 60 मिनट 60 सेकेंड। 8 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड, 22,500 8 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड, इसमें काम करना है। तो इसको सोल्व कर दो। तो 0.7812 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.7812 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज आया अभी हमारा, राइट। तो एरिया ऑफ दी पाइप 5/4 D², एरिया ऑफ पाइप 5/4 D², 5/4 D² एरिया ऑफ दी पाइप। तो कैसे निकालेंगे? डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी करके। तो यहाँ से मैं डी निकाल सकता हूँ। डिस्चार्ज मुझे पता है, वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन है,
तो डाया निकाल सकते हो। डाया जब तुम सोल्व करोगे तो 0.644 मीटर आ जाएगा। तो डाया तो यहाँ से निकल गया डायरेक्टली आंसर। डाया तो तुम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाया तो निकाल दिया इजिली। फिर हेड लॉस ड्यू टू, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, हेड लॉस गिवन है राइट। तो क्वेश्चन के अंदर देखो और क्या डाटा गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने को द डिफरेंस इन द एलिवेशन, हेड लॉस गिवन है 40 मीटर का। ये हेड लॉस 40 मीटर का नहीं है। हेड लॉस 40 मीटर नहीं, हेड लॉस तो अपने को निकालना है, हेड लॉस 40 मीटर का नहीं है, हेड लॉस अपने को निकालना है। डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ द लोएस्ट वाटर लेवल इन द सम्प एंड द रिजर्वायर इज 40 मीटर। तो एच एफ तो निकालना पड़ेगा, सॉरी निकाल लेते हैं एच एफ। एच एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एच एफ निकालनी पड़ेगी। एफ एल वी स्क्वेयर अपॉन में 2 जी डी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एफ एल वी स्क्वेयर अपॉन में 2 जी डी वाला फॉर्मूला लगाओ। एफ कितना है, 0.03, लेंथ 2000 है। वी स्क्वेयर, वी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2.4, डिवाइडेड बाई 2 × 9.81 इंटू में डी। डी कितना गिवन है, 0.644, निकाला भी हमने। इसको जब तुम सोल्व करोगे आंसर आएगा 27.36 मीटर, 27.36 मीटर। ये एच एफ आया। अब जो पंप कितनी एनर्जी, क्या हम टोटल एनर्जी गिवन टू दी पंप, कितनी एनर्जी देंगे पंप, कितनी हेड के अगेंस्ट पंप को काम करना है। एक तो ये एच एफ जो पानी फ्लो करेगा, और एक जो 10 मीटर गिवन है स्टैटिक हेड आप बोल सकते हो उसको। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, द टोटल एनर्जी गिवन टू दी पंप, टोटल एनर्जी गिवन टू पंप, गिवन टू पंप, टोटल एनर्जी गिवन टू पंप। तो टोटल एनर्जी गिवन टू दी पंप दैट विल बी इक्वल टू 40, 40 गिवन था, कितना था ये, 40 गिवन है, 40 प्लस ये वाली वैल्यू 27.36, 27.36, 40 प्लस 27.36 तो कितना आएगा, 67.36। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर निकाल सकते हैं। तो ब्रेक हॉर्स पावर निकाल दो, गामा डब्ल्यू क्या हुआ, ये क्या होती है, पावर बाय एफिशिएंसी कर दिया, और इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.745 से, 0.745 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को। तो आंसर किस में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बीएचपी के अंदर। तो 9.81 मल्टीप्लाई क्यू 0.78, क्यू 0.781 निकाला था, 0.7812, तो क्यू 0.7812 निकाला हुआ है, एच 67.36 है, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की क्वेश्चन में 80%, 80% की एफिशिएंसी, तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.745। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 865.38। दिस इज द बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कोई डाउट हो। अब मेरे ख्याल से ये वाले जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो अगर कोई डाउट हो तो इसमें पूछो, बताता हूँ फिर। तो कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं मैं उस पर वो लिख देता हूँ, टिक कर देता हूँ, जो से क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं अभी तक। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया हमारा, 3 ही क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन आ गए, ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुमको सोल्व करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुमको सोल्व करा चुका हूँ, ये बता दिया। फिर उसके बाद मैंने तुमको कौन सा क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन 3 अभी नहीं हुआ, क्वेश्चन ये वाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 भी नहीं हुआ ना अभी, नहीं, क्वेश्चन 5 करा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन दिए हुए। ये भी कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप है, तो ये अभी कर लेंगे, ये भी आसानी है। सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद में ये कराया है, 4 क्वेश्चन सोल्व हो गया। 4 क्वेश्चन मैं तुमको सोल्व करा चुका हूँ, कन्वेंशन क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हैं। इसमें देख लो कोई डाउट हो किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 19, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। यहाँ पर हम पॉपुलेशन को फोरकास्ट करेंगे बाय डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। द पॉपुलेशन इज फोरकास्टिंग बाय दिस मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। अभी वाला जो क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना बाय डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। कैसे करेंगे पॉपुलेशन को फोरकास्ट? सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। सो ध्यान दो। तो पहले तो डाटा लिख लो। ये ईयर है, फिर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन सारी नहीं, पूरी लिखनी पड़ेगी। तो 1960, 1970, 1980, 1990। 1960 की पॉपुलेशन 55,500। फिर यहाँ पे 63,700, 71,300, 79,500। पॉपुलेशन डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। देखो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में क्या रहता है, पहले हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पहले हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसको हम आर बोल देते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया आर। आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हो। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पहले हम ये निकालेंगे कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज, उसके बाद निकालेंगे कितने परसेंट डिक्रीज होती है। पहले परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है, पहले वो निकाल लेते हैं। कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, देखो 55,500 से 63,700। कितने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गई है? 63,700। 63,700 माइनस करोगे क्या, 55,500 डिवाइडेड बाई 55,500। 55,500 मल्टीप्लाई 100 कर दो। मल्टीप्लाई 100, तो ये वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। ये वैल्यू अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 14.77। 14.77, ये तुम्हारी R1 हो जाएगी। दिस इज द R1। इसको हम R1 बोल देंगे, ये तुम्हारी R1 हो जाएगी। सिमिलरली जब तुम यहाँ पे चेक करोगे तो 71,300 में क्या माइनस करोगे, 63,700 डिवाइडेड बाई 63,700 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 11.93। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। सिमिलरली सेम तुम यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 11.50। तो ये हमने क्या निकाल दी, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। परसेंटेज कितना इंक्रीज, अभी जो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है ना, अब तुम निकालो परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ये डिक्रीज इन परसेंटेज आर, यहाँ पे सॉरी पॉपुलेशन डिक्रीज इन परसेंटेज आर निकालना होता है। अब हम निकालेंगे डिक्रीज इन परसेंटेज आर। अब हम एक कॉलम बनाएंगे और कॉलम पे क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन परसेंटेज आर। ये तो सिंपल था, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मैंने परसेंटेज इंक्रीज किसका निकाला है, पॉपुलेशन का। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डिक्रीज इन परसेंटेज आर। अब मैं आर में कमेंट कर रहा हूँ डिक्रीज इन परसेंटेज आर। आर वैल्यू में कितने परसेंट डिक्रीज आया, जैसे 14.77 से 11.993, कितने परसेंट वैल्यू डिक्रीज हो गई। ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो डायरेक्टली सेपरेट कर दो। तो 2.84, 11.93 से 11.50 कितना आंसर आएगा, 0.53, 0.43। ये मैंने निकाल दिया डिक्रीज इन परसेंट। अब देखो मान लो यहाँ पर ना वैल्यू 12.93 होती, सपोज दैट, तो तुम तो डिक्रीज निकाल रहे हो और तुम बोलोगे सर ये तो इंक्रीज हो रही है 1 से, तो यहाँ तो 1 लिखना चाहिए था, अंक इंक्रीज। अगर ये वैल्यू 12.93 है और ये हो रही है वैल्यू बढ़ रही है और तुम यहाँ पे क्या लिख रहे हो, डिक्रीज, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा वाला केस नहीं है तो हम माइनस भी नहीं लगाएंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, डिक्रीज इन परसेंटेज आर मैं लिख चुका हूँ, डिक्रीज इन परसेंटेज आर कितना,
अब ये जो डिक्रीजिंग परसेंटेज आ रहा है निकालो, तो इसको नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया R1 डैश, इसको मैंने नाम दे दिया R2 डैश। तो एवरेज R डैश निकाल दो, R1 डैश प्लस R2 डैश डिवाइडेड बाई R1 डैश प्लस R2 डैश डिवाइडेड बाई 2, एवरेज R डैश निकाल दो। तो एवरेज R डैश कैसे निकाल दोगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, अगर माइनस होती तो माइनस लिखते, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख देते हैं, 0.43 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आंसर आएगा, 1.635, 1.635। तो ये मेरा R डैश की वैल्यू आ गई 10। अभी तो मैंने R डैश निकाला है बस, अभी मैंने R डैश निकाला 1.635। तो यहाँ पर R डैश जो आया है मेरा सोल्व करके 1.635 आया। अभी मेरा R डैश आया बस सोल्व करके 1.6। ये तो सिंपल है, समझ आ गया होगा। आर डैश कैसे निकाल रहे हैं, तो आर डैश सिंपली हम ऐसे निकाल दें, डिक्रीजिंग परसेंटेज आर निकाल दे, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है तो डिक्रीजिंग परसेंटेज आर निकाल। अब सुनो, 1990 क्या बोला है, 2020 की पॉपुलेशन निकालनी है, फॉर द ईयर 2020 की पॉपुलेशन निकालनी है। तो अगर 1919 से 1990 से 2000 में तुम जाओगे, पॉपुलेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। 1990 से 2000 में अगर हम जाएंगे, पॉपुलेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज, पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेस, पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीज, बट इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज कर रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज कर रहा है, रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। तो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगी, 2000 से 2010 में जाओगे, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, बट इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज कर रहा है इस मेथड में, डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड में। 2010 से 2020 में जाओगे, पॉपुलेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, बट इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज कर रहा है। कैसे निकालेंगे, कैसे पॉपुलेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अब ये चीज थोड़ा आराम से सुनो, ये चीज को थोड़ा सा आराम से सुनना कि अब क्या करते हैं। 1990 से 2000 में जब तुम जाओगे, तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसके लिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं R1 डैश। मैं क्या मान रहा हूँ कि जब 1990 से 2000 में पॉपुलेशन विल इंक्रीज, तो उस केस में R1 डैश इतना इंक्रीमेंट हुआ, इतने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतने परसेंट पॉपुलेशन, नॉट सो ऐसे नहीं आएगा, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। देखो कैसे काम करना, ये जो एवरेज वैल्यू आई है ना, ये R डैश वाली एवरेज वैल्यू आई है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि R1 डैश जो हम निकालूंगा, वो R1 डैश कैसे निकालूंगा, 2000 के लिए मुझे R1 डैश निकालना है ना, पॉपुलेशन इसमें इस फैक्टर से बढ़ी है, इतने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी है, ये R1 डैश निकाल लूंगा कैसे। R1 डैश क्या है, 2000 की जो पॉपुलेशन बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, 2000 की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 1990 से 2000, 2000 की पॉपुलेशन बढ़ गई है, 1990 से 2000 में पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई, R1 डैश इंक्रीज हुई। अब ये R1 डैश निकालूंगा कैसे, R1 डैश देखो इस मेथड में कैसे निकाला जाता है, ये जो तुमने इससे पहले R निकाला हुआ R3 11.50, इसमें माइनस कर देते हैं R डैश को 1.635। तो 11.50 में आपने 1.635 को माइनस करना है, और ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 9.865, 9.865। तो 2000 की जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो जाएगी बाय दिस परसेंटेज 9.865। तो 79,500 जो 1990 की पॉपुलेशन है, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, 9.865% का इंक्रीमेंट हुआ। तो मैं पॉपुलेशन 2000 की निकाल सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी निकाली है, 2000 की। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ पॉपुलेशन 2000 की। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन ऑफ 2000, तो कितनी होगी, पॉपुलेशन ऑफ 1990 प्लस R1, क्या नाम लिया था मैंने इसको, R1 डबल डैश, R1 डबल डैश प्लस R1 डबल डैश ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1990, इसमें इतना इंक्रीमेंट करना है, प्लस लगा दिया इसलिए। तो पॉपुलेशन ऑफ 1990 कॉमन ले लो, पॉपुलेशन ऑफ तो 1 प्लस का R1 डबल डैश। तो पॉपुलेशन ऑफ 1990 कितनी है, ये गिवन है क्वेश्चन के आंसर, ये देखो 79,500, 79,500 को आप क्या करोगे, 1 प्लस R1 डबल डैश, R1 डबल डैश कितना निकाला आपने, ये 9.865 परसेंट है वो, और परसेंटेज में परसेंटेज ऐड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये 1 है, ये परसेंटेज में थोड़ी लिखा आपने, तो यहाँ पर भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, तो 0.09865, 0.09865। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.09865 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 79,500 से,
तो यहाँ पे जब तुम सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 87,343। 87,343 ये पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन निकालनी है मुझे 2010 की। अब ध्यान से सुनिएगा वाले, 2010 की पॉपुलेशन निकालनी है। इसकी पॉपुलेशन में निकाल चुका हूँ 87,343। अब मुझे 2000, अब देखो 2000 से 2010 में जब पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगा तो वो होगा R2 डबल डैश, वो होगा R2 डबल डैश से। 2000 से 2010 में जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगा वो होगा R2 डबल डैश से। और R2 डबल डैश कैसे निकालोगे? जो इसके पहले वाला R1 डबल डैश निकाला उसमें माइनस कर दो एवरेज। समझ रहे हो? तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज करवाते जा रहे हैं। 9.865 में क्या माइनस करेंगे? 1.635 को माइनस कर देंगे। कितना आएगा ये? 0.328। आई थिंक 8.230% आ रहा होगा। 8.230% आ रहा है। ठीक है। अब देखो 8.230%, तो पॉपुलेशन निकाल दो 2010 की। तो पॉपुलेशन ऑफ 2000 प्लस R2 डबल डैश ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2000। तो जो पॉपुलेशन है 2000 की इंटू में 1 प्लस का R2 डबल डैश, 1 प्लस R2 डबल डैश। तो पॉपुलेशन जो 2000 की है वो कितनी है? अभी निकालिए आपने 87,343। 87,343 इंटू में 1 प्लस R2 डबल डैश, वो कितना है? 0.0823। 0.0823 R2 डबल डैश। अब इसको सोल्व कर दो। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 94,531। ये इतनी वैल्यू आएगी। तो 2010 की पॉपुलेशन बढ़ी है बट बढ़ने का रेट कम हो गया। अब 2020 की निकाल दो। अब फिर से देखो 2020 के लिए जब तुम पॉपुलेशन निकालोगे, इसकी कितनी निकाली हमने? 94,531। इसके लिए जब पॉपुलेशन निकालोगे तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? R3 डबल डैश। और ये कैसे निकालूंगा? R2 डबल डैश में क्या माइनस कर दो? R डैश। R2 डबल डैश कितना है? 8.230 माइनस 1.635। 6.595%। तो इसकी पॉपुलेशन निकाल दो। तो पॉपुलेशन ऑफ 2020 विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दूं, पॉपुलेशन ऑफ 2010 इंटू में 1 प्लस का R3 डबल डैश। R3 डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा देखो? 94,531 इंटू में 1.0, ये कितना था? 6.56, 6.59 ना, 1.00 हो जाएगा। सॉरी 1.06 हो जाएगा ना, 6.9। तो 1.0659 ये रहेगा ना, 1.0659। तो इसको सोल्व करो। अब जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1,07,655। इतनी पॉपुलेशन आ जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो कोई डाउट किसी को? समझ आया कौन सा क्वेश्चन? समझ आया किस तरीके से अप्रोच लगाना है ये बात? देखो इसमें कोई डाउट है तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करा दिया। दिस क्वेश्चन ऑल्सो
अब देखो एक क्वेश्चन और अपने पास है, वो वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद और फिर देखेंगे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, करो ट्राई करो, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद ही ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दो फिर मैं बताता हूँ। देखो कैसे करना है। A rectangular settling tank without mechanical equipment is to treat 1 million, is 1 million rectangular sedimentation tank तुम्हारे पास है। So rectangular settling tank without mechanical equipment is to treat 1 million liter of raw water per day. If the design criteria are that the detention with this, velocity of flow is this, and the depth of the water and sediment is this, then what would be the length of the tank? Length निकालना है, टाइम दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, लेंथ मिल गई। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो दे दिया है, टाइम दे दिया, तो लेंथ मिल गया। पहला आंसर सही, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो गिवन है, लेंथ गिवन, टाइम गिवन है। द विड्थ ऑफ द टैंक इफ एन अलाउंस ऑफ 1.5 मीटर इज टू बी मेड फॉर द सेडिमेंट, राइट, निकाल लें, ये बस ऐड ही करनी है वैल्यू। ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट निकालने के लिए डिस्चार्ज, डिस्चार्ज निकालने के लिए डाटा गिवन है, वो डेप्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, और टाइम गिवन है। तो मतलब, और उस साथ में क्या गिवन, अपने को डिस्चार्ज निकालना है। अच्छा, वॉल्यूम, डिस्चार्ज तो गिवन है 1 million ऑफ रो वाटर पर डे, तो डिस्चार्ज पता है, टाइम पता है, वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम पता है और हाइट पता है, तो वहां से और एरिया मिल जाएगा, एरिया पता है, डिस्चार्ज वहां से और, ठीक है, निकाल सकते हैं। देखो पैरामीटर जो जो है ना, वहां से हम कैलकुलेशन कर लेंगे जो जो डाटा गिवन है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है, डिस्चार्ज बोल दो यार, डिस्चार्ज कितना है, 10 की पावर 6, 1 मिली लीटर है, 10 की पावर 6 लीटर पर डे, दिस इज द डिस्चार्ज, 10 की पावर 6। डिटेंशन पीरियड कितना गिवन है, 2.5 आवर, दिस इज द डिटेंशन पीरियड। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर पर मिनट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है, 8 सेंटीमीटर पर मिनट। डेप्थ ऑफ द वाटर एंड सेडिमेंट, डेप्थ ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट, वाटर एंड सेडिमेंट का मतलब है पानी के अंदर सेडिमेंट है, तो दोनों की डेप्थ वही दे रखी है, डेप्थ ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट, यानी टैंक की हाइट मान सकते हो आप इस चीज को, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। तो यहाँ से पहला हम निकाल सकते हैं फर्स्ट, लेंथ ऑफ द टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, तो लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो मल्टीप्लाई डिटेंशन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है, 8 सेंटीमीटर पर मिनट है, 8 सेंटीमीटर पर मिनट मल्टीप्लाई डिटेंशन टाइम कितना है, 2.5 आवर, 2.5 आवर है, आवर को कन्वर्ट कर दो, 2.5 आवर है, आवर को कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 मिनट, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर, तो लेंथ सेंटीमीटर में आएगी, तो उसको मीटर में कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 100 करके, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 कर दिया, आंसर मीटर में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 के 150, 15, 120, 12 मीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12 मीटर। तो उसकी जो लेंथ निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 मीटर निकल कर आ रही है, लेंथ समझ आया। साथ में
तो यहाँ पर अलाउंस कितना है, वन कह रहा है कि विड्थ ऑफ द टैंक बताओ इफ एन अलाउंस ऑफ 1.5 मीटर इज टू बी मेड फॉर द सेडिमेंट। इतना अलाउंस गिवन है 1.5 के लिए, तो जो विड्थ आप निकालोगे उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, जो आंसर आएगा उसमें 1.5 ऐड करके तब जाके ये वैल्यूज बनेंगी। तो व्हेन एन अलाउंस ऑफ 1.5 मीटर इज मेड, मैं लाइन लिख देता हूँ, व्हेन एन अलाउंस ऑफ व्हेन एन अलाउंस ऑफ 1.5 मीटर is made when an allowance of 1.5 meter is made for sediment, for sediment, अगर सेडिमेंट के लिए 1.5 मीटर का अगर अलाउंस बना रहे हो, देन डेप्थ ऑफ द वाटर, देन डेप्थ ऑफ वाटर देन डेप्थ ऑफ वाटर विल बी, तो हाइट कितनी निकल कर आएगी, तो इसमें कितनी की होंगी 4.5, 4.5, तो 4.5 में ये वाली वैल्यू माइनस कर दो। अलाउंस यू कैन से स्लज जोन टाइप, allowance of 1.5 meter is made for the sediment, then depth of the water. So 4.5 minus the 1.5, that is a 3 meter. So extra 1.5 is it is like a sludge zone, you can say. इसमें फ्री बोर्ड भी इंक्लूड हो जाएगा, तो स्लज जोन प्लस फ्री बोर्ड। तो यहाँ से हम विड्थ बता सकते हैं, तो क्या क्या गिवन आपने को, डेप्थ हम निकाल चुके हैं, डेप्थ है, लेंथ है, लेंथ भी पता है, डेप्थ पता है, अपने को वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज तो गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है बी इंटू एच, ये निकालो ना यहाँ से, प्लान क्रॉस सेक्शन एरिया, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय बी इंटू में एच विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो आप यहाँ से बी निकाल सकते हैं, यहाँ से विच इंप्लाइज बी, बी की वैल्यू कैसे आएगी, डिस्चार्ज कितना है 10⁶ लीटर है, कन्वर्ट किया माइनस का 3 मीटर क्यूब, डिवाइड बाय एच कितनी है 3 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है 8 सेंटीमीटर पर मिनट, तो 0.08 मीटर पर मिनट, मिनट ऊपर है, मिनट को कन्वर्ट किया आवर में 60, उसको कन्वर्ट किया डे में 1/24, मीटर पर डे आ गया, क्योंकि डिस्चार्ज लीटर पर डे में है, तो डे से डे कैंसिल हो जाएंगे, उसको सोल्व करोगे तो हमसे कितना आएगा 2.98 मीटर, 2.9 मीटर, तो ये विड्थ निकल कर आ जाएगी 2.9 मीटर, सोल्व करने के बाद विड्थ आएगी 2.9 मीटर। ओवरफ्लो रेट, अब बी पता है, एल पता है, और डिस्चार्ज बाय प्लान एरिया वहां से निकाल दो, तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय प्लान एरिया इज इक्वल टू सेटलिंग वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज 10⁶ लीटर पर डे है, प्लान एरिया कितना है, जो प्लान एरिया वो तुम्हारा कितना है 2.9 विड्थ है, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 12, तो इसको सोल्व कर दो 10⁶ डिवाइड बाय 2.9 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.1972 मीटर क्यूब पर आवर मीटर स्क्वायर, इस यूनिट में मैंने आंसर निकाल दिया, मीटर की पर आवर कन्वर्ट करने के बाद मीटर की पर आवर मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर है, बस ये पूछा गया इसमें। तो चलो बस आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी डिस्कशन होगी, आज के लिए इतना बहुत है।